पेन का है पेन? थैंक यू थैंक यू। हाँ बच्चे, तो लास्ट क्लास में हमने इतना सा टास्क पकड़ा था कि भाई घर जाके एनसीईआरटी को एक बार ओपन करके देखना है ऐसे, और फाइलम के नेम देख लेना है, सीक्वेंस से याद कर लेना है। ठीक है, सबको याद हो गए? उल्टा पुल्टा तो नहीं कर दोगे? ठीक है, पक्का बता दोगे? हाँ चलो बताओ, तो फर्स्ट फाइलम कौन सा है? पोरीफेरा। मेंबर्स को क्या कहते हैं? स्पॉन्जेस। पोरीफेरा के मेंबर्स को स्पॉन्जेस कहते हैं। बॉडी में इतने छेद होते हैं, खुद कंफ्यूज होते हैं। याद आया कि नहीं? हाँ, तो स्पंजी बॉडी होती है। नेक्स्ट फाइलम क्या था? सिलेंटेटा। सिलेंटेटा, सिलेंटेटा बोलते ही किसकी याद आती है? सिलेंटेटा बोलते ही हाइड्रा की, जेलीफिश की, ठीक है, सी एनिमोन्स, कोरल, कोई बात नहीं, जिसकी याद आ जाए वही ठीक है भाई। और सिलेंटेटा से सेपरेट किया था एक छोटा फाइलम, माइनर फाइलम। कौन सा? टीनोफोरा, क्योंकि उनमें स्टिंगिंग सेल्स क्या थी? एब्सेंट। स्टिंगिंग सेल्स एब्सेंट थी, निडोसाइट्स एब्सेंट थी। ठीक है, ये यहां से अलग स्टार्ट करना पड़ता है क्या? हाँ, यहां से भी अलग स्टार्ट करना पड़ता है। कोई बच्चा ऑनलाइन कर रहा होगा तो उसके कमेंट्स के लिए, है ना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फाइलम कौन सा था? प्लेटीहेल्मिन्थीज। मेंबर्स को क्या बोलते हैं? फ्लैट वर्म्स। नेक्स्ट वन एस्केल्मिन्थीज, निमेटहेल्मिन्थीज। मेंबर्स को क्या बोलते हैं? एस्केरिस ग्रुप, राउंड वर्म्स, निमेटोड्स या राउंड वर्म्स। नेक्स्ट वन एनालिडा, आर्थोम, लीचेस, नेरीज, इन सब की याद आई होगी। नेक्स्ट फाइलम आर्थ्रोपोडा, जो लार्जेस्ट फाइलम एनिमल किंगडम का। ठीक है, नेक्स्ट वन मोलस्का। ठीक है, मोलस्का बोलते ही किसकी याद आती है? स्नेल्स। ऑक्टोपस दिखता होगा कुछ लोगों को, है ना। ऑक्टोपस, डेविल फिश। कितनी आर्म्स होती है ऑक्टोपस में? ऑक्टा। ऑक्टा मींस 8 आर्म्स होती है ना, जिनकी हेल्प से वो स्विमिंग करता रहता है, छैया छैया करता रहता है। समझ गए? हाँ जी। नेक्स्ट वन इकाइनोडर्मेटा, स्पाइनी स्किन्ड एनिमल बोलते हैं। किसकी याद आई? स्टारफिश की। कोई भी फाइलम पढ़ने का हमारा स्टाइल ऐसा ही रहेगा। ठीक है, हम एक स्पेसिमेन लेंगे, स्टारफिश लिया, उसकी मॉर्फोलॉजी, डोर्सल व्यू में कैसा दिखता है, वेंट्रल में कैसा दिखता है, और क्या खास बातें हैं उसमें, डाइजेशन, रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ठीक है, ये सब कैसे होता है ये जान लेना है हमको। ठीक, यही हमारा तरीका रहेगा। आगे बढ़े। नेक्स्ट वन हेमिकोडेटा, और लास्ट क्या था? कोडेटा। ठीक है, ड्यूरिंग कोर्स ऑफ एवोल्यूशन, पता है क्या होता गया अर्थ पर? स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती गई, सिंपल से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म इवॉल्व होते चले गए। ठीक है ना। हम जो क्लासिफिकेशन आज की डेट में फॉलो करते हैं वो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन है। फाइलोजेनी का मतलब क्या होता है? अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्री ऑफ एवोल्यूशन, मतलब जिस सीक्वेंस में अर्थ पर ऑर्गेनिज्म अपीयर हुए, इवॉल्व हुए हैं, उसी सीक्वेंस में हम उनको स्टडी करते हैं। हम ये मानते हैं अर्थ पर अगर लाइफ ओरिजिनेट हुई तो सबसे पहले कौन से ऑर्गेनिज्म एग्जिस्टेंस में आए होंगे? सिंपल की कॉम्प्लेक्स? सिंपल। प्रोकैरियोट की यूकैरियोट? प्रोकैरियोट, जिनको हमने रखा किंगडम मोनेरा में। उन प्रोकैरियोट से इवॉल्व हुए यूकैरियोट्स। तो पहले कौन इवॉल्व हुए? यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स। यस और नो? अगर मैं एनिमल का रेफरेंस लूं, जूलॉजी का टीचर हूं, तो एनिमल कौन से? प्रोटोजोन्स। अमीबा की याद आई होगी। तो इन यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को हमने रख दिया किंगडम प्रोटिस्टा में। तो प्रोटोजोन्स किस में आते हैं? किंगडम प्रोटिस्टा में आते हैं। डन। हाँ जी। अब उसके बाद बात करते हैं कि भाई उन प्रोटोजोन से, यूनिसेलुलर यूकैरियोट से इवॉल्व हुए मल्टीसेलुलर एनिमल्स। तो फर्स्ट मल्टीसेलुलर एनिमल्स कौन रहे? हाँ, किंगडम एनिमेलिया इंक्लूड ऑल मल्टीसेलुलर एनिमल्स। इसमें सिर्फ मल्टीसेलुलर एनिमल ही आते हैं। इस किंगडम को डिवाइड कर लिया हमने किसमें? फाइलम में। तो फर्स्ट फाइलम कौन सा है? पोरीफेरा। मेंबर्स को स्पॉन्जेस कहते हैं। इसका मतलब पोरीफेरेंस और स्पॉन्जेस आर द मोस्ट प्रिमिटिव, ठीक है, और सिंपलेस्ट मल्टीसेलुलर एनिमल। यस और नो? ये फर्स्ट और मोस्ट प्रिमिटिव और सिंपलेस्ट मल्टीसेलुलर एनिमल है। इससे आगे बढ़ेंगे तो स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी और बढ़ेगी। इनसे इवॉल्व हुए सिलेंटेड, टीनोफॉर्म, फ्लैटवर्म, राउंडवर्म, ठीक है, एनलीड, आर्थ्रोपोड, मोलस्क, इकाइनोडर्मेट, हेमिकोडेट, कोडेट। डन। तो इसी सीक्वेंस में अर्थ पर लाइफ या ये एनिमल्स ओरिजिनेट हुए, उसी सीक्वेंस में हम उनको क्लासिफाई करते हैं, स्टडी करते हैं। ठीक, ये क्लासिफिकेशन फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन है। मतलब ऐसे नहीं चलेगा कि आज मन क्या है आर्थ्रोपोडा पढ़ने का वो पढ़ेंगे, कल कौन सा मन है प्लेटिहेल्मिन्थीज वो पढ़ेंगे, ये नहीं चलेगा। डन। तो सीक्वेंस से ही हम पढ़ने वाले हैं। अब वन बाय वन में फाइलम स्टार्ट करूं कि भाई एक फाइलम हम पढ़े, उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके बाद एग्जांपल्स पढ़े, तो वन बाय वन हम फाइलम स्टडी करेंगे। लेकिन उससे पहले पता है मैं क्या बताना चाह रहा हूं? किंगडम एनिमेलिया को आपने डिवाइड किया किसमें? फाइलम्स में। पोरीफेरा टू कोर्डेटा 11 फाइलम है। किंगडम एनिमेलिया को किसमें डिवाइड किया लड़की? फाइलम में। फाइलम को जहां रिक्वायरमेंट होती है हम डिवाइड कर लेते हैं किसमें? क्लासेस में।
ठीक है, तो नॉन कोऑर्डिनेट्स में तो हमारा नीट का सिलेबस ही है क्लासिफिकेशन अप टू फाइलम लेवल, लेकिन कोऑर्डिनेट में हम किस लेवल पे जाएंगे, क्लास के लेवल तक जाएंगे। क्लासेस को फिर फर्दर डिवाइड करते हैं, कैसे, किस भी आप पर कैसे डिवाइड करोगे, तो किंगडम को, हाँ वो छोड़ दो, किंगडम को फाइलम में, फाइलम को क्लासेस में, फिर आगे भी इसी तरह बढ़ेंगे। कैसे डिवाइड करते हो, किसके बिहाफ पर, कुछ कैरेक्टर्स के बिहाफ पर, सर्टेन कैरेक्टर्स के बिहाफ पर। कौन कौन से कैरेक्टर्स है वो, लाइक लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, कि भाई एनिमल्स में किस टाइप का लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, सेलुलर है, टिश्यू है, ऑर्गन है कि ऑर्गन सिस्टम है, पढ़ाया था क्या लास्ट क्लास में, नहीं पढ़ाया था। सिमेट्री, वेदर दे आर एसिमेट्रिक और रेडियल सिमेट्रिक और बायलेटरल सिमेट्रिक, नंबर ऑफ जर्म लेयर्स, इफ दे हैव ओनली 2 जर्म लेयर, एक्टोडर्म एंडोडर्म, या फिर 3 जर्म लेयर्स है, एक्टोडर्म एंडोडर्म के बीच में मेसोडर्म भी है, डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक, कुछ सुना होगा है, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ बॉडी कैविटी और सीलोम, उसके भी यहाँ पर एनिमल 3 टाइप के होते हैं, ए सिलोमेट, सीडोसिलोमेट, सिलोमेट। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, इफ नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट एनिमल्स को क्या कहते हैं, कॉर्डेट्स, नोटोकॉर्ड इज एब्सेंट, नॉन कॉर्डेट। पोरीफेरा टू हेमिकोर्डेटा क्या है, नॉन कॉर्डेट्स, नोटोकॉर्ड इज एब्सेंट, सिर्फ कॉर्डेटा के मेंबर ही कॉर्डेट्स है ना, हाँ जी हाँ जी। इसी तरह के बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम कहां तक किन एनिमल्स में एब्सेंट होता है, अगर प्रेजेंट है तो किस टाइप का है, ओपन टाइप है या क्लोज टाइप है। तो इस तरह बहुत सारे कैरेक्टर्स बनते हैं जो हर फाइलम में आएंगे। तो हम ये सोचते हैं कि हर फाइलम में इनका जिक्र करने की बजाय इन कैरेक्टर्स को हम पहले ही पढ़ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इन्हीं कैरेक्टर्स के बिहाफ पर जो मैंने अभी अभी सुनाया आपने आपको, इन्हीं कैरेक्टर्स के बिहाफ पर, सर्टेन कैरेक्टर्स के बिहाफ पर हमने किंगडम एनिमेलिया को फाइलम और फाइलम को फर्दर क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है। तो इन कैरेक्टर्स को बोला जाता है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या बोला जाता है, बोलो, हाँ। तो आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। इस वर्ड का मतलब समझ आता है सबको, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या मतलब है इस बात का, बोल के बताओ। It includes all those fundamental features on which classification of animal is based, जिनके बिहाफ पर एनिमल्स को हम क्लासिफाई करते हैं। डन। अब कोई भी कैरेक्टर एक बोलो, पहला कैरेक्टर आज लेते हैं, लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। सब लोग मेरी तरफ देखते रहेंगे। अच्छा, इस कैरेक्टर को एक ना लिख करके मैं ABCD लिख देता हूं, ठीक है, हाँ। तो मैंने फर्स्ट कैरेक्टर ए कैरेक्टर लिया, लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। सब लोग मेरी तरफ देखेंगे एक बार। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था फाइलम पोरीफेरा, फर्स्ट फाइलम है किंगडम एनिमेलिया का पोरीफेरा। मैंने यहाँ फोटो भी बनाया था स्पॉन्जेस का, याद है सबको, कैसी होती है स्पॉन्जेस, ससाइल, फिक्स्ड होती है, दे डोंट मूव। हाँ भाई, टच किया था आपने, टच किया था, याद है, रेस्पॉन्स शो किया था कि नहीं उसने, हाँ, टच करोगे दे डोंट रेस्पॉन्ड, रेस्पॉन्स शो नहीं करती है स्पॉन्जेस, जानते हो ये बात आप। हेलो, देखा, इसमें आवाज बाद में आ रही है मेरे बोलने के बाद। हाँ जी, तो मेरी बात वापस सुनो। समझ रहे हो, ये देखो बाद में आती है। हाँ जी, तो कहां थे हम लोग, तो मैंने कहा था आपको कि पोरीफेरा में स्पॉन्जेस में जैसे आप बात करोगे तो स्पॉन्जेस की बॉडी आपने देखी, किसी भी एनिमल को इंडिपेंडेंटली सरवाइव करने के लिए, इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करने के लिए उसमें कुछ बायोलॉजिकल एक्टिविटीज होनी चाहिए, लाइक डाइजेशन। भाई सभी एनिमल्स कैसे होते हैं, हेट्रोट्रोफिक, स्पंज भी क्या है, एनिमल्स है, तो हेट्रोट्रोफिक समझते हो, मतलब दे ऑब्टेन फूड फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेस, बाहर से फूड लेते हैं। अब बाहर से फूड लोगे तो वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होगा, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, सिंपल फॉर्म में। क्या कहते हैं इस प्रोसेस को, डाइजेशन। जैसे पॉलीसेक्राइड को स्टार्च को कन्वर्ट करना पड़ेगा ग्लूकोज में, प्रोटीन को अमाइनो एसिड में, फैट्स और लिपिड्स को फैटी एसिड ग्लिसरॉल में, तो डाइजेशन होगा नहीं होगा। हाँ जी, किस में होता है, हमारे अंदर होता है स्पॉन्जेस में या ऑल एनिमल्स में, सभी एनिमल्स में होगा डाइजेशन, एक जरूरी प्रोसेस है, ठीक। अब इससे आगे बढ़िए, नेक्स्ट, ऑल बॉडी सेल्स रिक्वायर्स, किसी भी एनिमल की कोई भी बॉडी सेल हो, दे रिक्वायर्स एनर्जी, उनको एनर्जी चाहिए, एटीपी चाहिए, जो फूड के ऑक्सीडेशन से आएगा, समझ गए। तो स्टार्च के डाइजेशन से ग्लूकोज बन गया, अब ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन होना है, ठीक। ऑक्सीजन की एब्सेंस में ब्रेक डाउन होता है तो उसको कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन, उसमें एनर्जी कम मिलती है, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल 2 एटीपी देता है, सुना कि नहीं। एरोबिक रेस्पिरेशन हो, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हो तो 38 एटीपी मिलते हैं, समझ गए। हाँ जी, तो सुनो, ज्यादातर एनिमल्स क्या करते हैं, हायर एनिमल्स क्या करते हैं,
एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, समझ गए? ऑक्सीजन लेंगे, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सेल में ग्लूकोज का हो जाएगा ब्रेक डाउन, CO2 H2O वाटर ये बनेगा और 38 ATP मिल जाएंगे। डन? हाँ जी, तो मेरी तरफ देखो सब लोग, इसका मतलब एनिमल्स क्या करेंगे, O2 को कंज्यूम करेंगे और CO2 रिलीज करेंगे। अब कोई भी एनिमल O2 कहां से लेगा, अपने सराउंडिंग मीडियम से। एक्वेटिक एनिमल है तो वाटर में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन यूज करेंगे, टेरेस्ट्रियल है तो एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन को यूज करेंगे। यस और नो? क्या हो गया ये, O2 यूज करना, CO2 रिलीज होना, क्या हो गया ये, गैसेस एक्सचेंज, रेस्पिरेशन। तो बोलो रेस्पिरेशन की जरूरत है कि नहीं सभी एनिमल्स को? हाँ जी, आगे बढ़ो। एक्सक्रीशन समझते हो? केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस विद इन द सेल्स, सेल्स में होने वाली केमिकल रिएक्शंस को क्या कहते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस, मेटाबॉलिज्म कहते हैं। इन मेटाबॉलिक रिएक्शंस में कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं जिनका बॉडी में, सेल्स में कोई काम नहीं है। उनमें से जो ज्यादा टॉक्सिक वेस्ट होते हैं, जो बॉडी पर नेगेटिव इफेक्ट रखते हैं, वो है नाइट्रोजनस वेस्ट, जिनकी स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन हो, लाइक अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। तो ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, मेटाबॉलिक वेस्ट है, जिस रेट से, ये तो एक सेल है, ये पूरी एनिमल की बॉडी समझ लो, जिस रेट से ये बन रहे हैं, सेल तो बाहर डाल देगी, ठीक है, टिश्यू फ्लूइड वगैरह के अंदर, फिर ब्लड में आएंगे, फाइनली ये बॉडी से बाहर निकलने चाहिए। दिस प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, पर्टिकुलरली नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम बॉडी, दैट इज कॉल्ड, जल्दी बोलो, एक्सक्रीशन। क्या कहते हैं इसको, एक्सक्रीशन। बोलो ये भी जरूरी प्रोसेस है कि नहीं? अच्छा और बताओ, रिप्रोडक्शन जरूरी है भाई। कोई एनिमल है तो अपनी प्रोजेनी प्रोड्यूस करेगा, अपनी जैसी कॉपी प्रोड्यूस करेगा, तभी तो उसका एग्जिस्टेंस बचा रहेगा, अदरवाइज धरती से गायब हो जाएगा वो। बात समझ आई? तो रिप्रोडक्शन भी जरूरी है। ठीक, एक बार वापस सुनो। तो किसी भी ऑर्गन को इंडिपेंडेंटली सर्वाइव करने के लिए कुछ बायोलॉजिकल एक्टिविटीज उसके लिए जरूरी होती है, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी जरूरी होती है। क्या क्या? ठीक है, बहुत सारी बहुत सारी बहुत सारी। उसमें डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, ये कुछ एग्जांपल मैंने दिए। डन? अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये सारी एक्टिविटी स्पंज में हो रही है? स्पंज की बॉडी में होती है क्या? हाँ, गर्दन ठीक से हिलाओ, बोलो यस सर। हाँ यस सर। इस लड़के में हो रही है? हो रही है कि नहीं हो रही है? हाँ जी बिल्कुल हो रही है। तो मैं कहूं स्पंज और इस लड़के में कोई डिफरेंस नहीं है, ऐसा बोलो बोलो, क्या डिफरेंस है बताओ? मेरे हिसाब से जो एक्टिविटी स्पंज में हो रही है वो इस लड़के में हो रही है, मुझ में हो रही है, तो हम में और उसमें कोई डिफरेंस ही नहीं है फिर तो। हाँ, क्या डिफरेंस है बताओ, क्या डिफरेंस है? बोर्ड पे लिखा है। क्या डिफरेंस है? बोर्ड पे लिखा है। लड़की पढ़ के सुना दे जोर से, क्या लिखा है? हाँ जी, लेवल का डिफरेंस है। लेवल का डिफरेंस है, मतलब क्या डिफरेंस हुआ भाई? हमारी बॉडी में ये जो एक्टिविटीज है किस लेवल पर होती है? वी हैव गॉट डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गन सिस्टम्स फॉर डिफरेंट बायोलॉजिकल एक्टिविटीज, लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक, विच इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड विद डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। यस और नो? तो डाइजेस्टिव सिस्टम एक अलॉटेड फंक्शन करता है, फूड का डाइजेशन, डाइजेस्टेड फूड का, न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन। ठीक, देखो हमारे अंदर क्या है, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर, पैंक्रियाज, ये सब क्या है, ऑर्गन्स। और ये सारे ऑर्गन्स एक कोऑर्डिनेटेड वे में एक्ट करते हैं। ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली किससे रिलेटेड है? फूड के डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन से। यस और नो? तो दे कॉन्स्टिट्यूट एन ऑर्गन सिस्टम कॉल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम। चलेगा? इसी तरह हमारे अंदर है रेस्पिरेटरी सिस्टम, किसके लिए? गैसियस एक्सचेंज के लिए। एक्सक्रीटरी सिस्टम फॉर रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, एक्सक्रीशन, ऑस्मो रेगुलेशन के लिए। समझ गए? रिप्रोडक्टिव सिस्टम फॉर प्रोडक्शन ऑफ गैमीट एंड रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज, उसके लिए। डन? So we have got different kind of organ system which are specialized to perform a particular function. इस बात को समझो, one organ system one allotted function perform कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ठीक है, इस बात को कैसे समझोगे? जैसे तुम किडनी को कहने लगो कि यार तुम लंग्स वाला काम करो, कर पाएगी किडनी? नहीं, वो स्पेशलाइज्ड है किसके लिए? हाँ जी, ब्लड के फिल्ट्रेशन के लिए, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, फिर यूरिन फॉर्मेशन, उन सब के लिए स्पेशलाइज्ड है, गैसेस एक्सचेंज के लिए नहीं। तुम लंग से कहने लगो कि यार तुम लीवर वाला काम करने लगो, लंग कर पाएगा लीवर वाला काम? नहीं, क्योंकि ये ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए क्या हो गए? स्पेशलाइज्ड। डन डन डन? हाँ जी, अब आप उस स्पंज को देखो, लड़के का, और कंपैरिजन कर रहे थे ना यार तुम स्पंज से। हाँ जी, स्पंज की बॉडी में देखो, ये एक्टिविटी हो रही है, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन हो रहा है क्या? हाँ हो रहा है। किस लेवल पर? ऑर्गन सिस्टम्स के लेवल पर, ऑर्गन्स के लेवल पर। औकात है उसकी? बिल्कुल नहीं है। बात समझ आई? हाँ जी, टिश्यूज में नहीं है उसके अंदर। तो फिर क्या है उसके अंदर? सेल्स। एक्चुअली स्पॉन्जेस फर्स्ट मल्टीसेलुलर एनिमल है, सिंपलेस्ट मल्टीसेलुलर एनिमल है। तो देयर बॉडी कंसिस्ट ऑफ ए क्लस्टर ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स।
बहुत सारे टाइप की सेल्स मिलकर स्पंज बनाती है। डन। एक टाइप की सेल्स पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करेगी। अगर थोड़ा बहुत किसी ने पढ़ा हो, याद आए तो ठीक है, नहीं तो मैं पढ़ाऊंगा नेक्स्ट क्लास से, ठीक है। एक सेल होती है कॉलर सेल्स, जो कि स्पंजेस का यूनिक फीचर है। कॉलर सेल्स किसके लिए होती है? डाइजेशन के लिए। किसके लिए होती है? डाइजेशन के लिए, समझ गए। एक होती है आर्कियोसाइट सेल्स, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। आर्कियोसाइट सेल्स वो ब्रीडिंग सीजन में क्या करती है? गैमीट प्रोड्यूस करती है, रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करती है, समझ गए। सेल के नाम अब मैं नहीं बताऊंगा इससे ज्यादा, मतलब मैंने बोल दिया जितने टाइप की सेल, ठीक है, दे ऑल आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर फंक्शन, एक अलॉटेड फंक्शन परफॉर्म करने के लिए स्पेशलाइज्ड है, समझ गए। तो मुझे एक बात बताओ, जो एक्टिविटी हमारे अंदर ऑर्गन सिस्टम्स के लेवल पर हो रही है, वो एक्टिविटी स्पंज में किस लेवल पर है? सेल्स के लेवल पर। ठीक, दुनिया में कहीं भी अगर लेबर होता है, काम होता है, तो वहां डिवीजन ऑफ लेबर होता है, काम का बंटवारा होता है, चाहे वो फैमिली हो या ऑफिस हो। ठीक है, घर में जैसे आप मेंबर्स हैं, तो अब फादर का अलग रोल है, भाई जॉब पे जाना, जो कुछ काम करना, दो पैसे का जुगाड़ करना, समझ रहे हैं, वो फादर का रोल है। मदर का रोल है ब्रेकफास्ट बनाना, ठीक है, कपड़े वपड़े धो लेना अगर हाउसवाइफ है तो, ठीक है, वगैरह वगैरह। ठीक, सिस्टर है तो उनका अलग रोल है, ठीक है, पढ़ती है तो ठीक है, नहीं तो पोंछा लगाना, समझ गया कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी। ठीक, तुम्हारा तो कोई रोल ही नहीं है अपन तो पैदा ही राजा हुए थे, नहीं? या है थोड़ा बहुत काम कर देते हो? कभी कभार बिजली का बिल भर देते हो, आजकल वो पेटीएम से होने लग गया। ठीक, हाँ जी, तो कुछ करता नहीं करता है भाई। तो सुनो, जैसे घर में जितने लोग होते हैं, सबका रोल डिसाइड हो जाता है, काम बढ़ जाता है कि भाई इसको ये करना है, इसको ये करना है, इसको ये करना है। ऑफिस में भी यही है, टीचिंग स्टाफ है उसका अलग काम है, नॉन टीचिंग वालों का अलग काम है, गार्ड का अलग काम है, समझ गए, हाउस कीपिंग वाले लड़के का अलग काम है। ठीक, तो ऐसा ही डिवीजन ऑफ लेबर, काम का बंटवारा हमारी बॉडी के लेवल पर भी है। मेरी बॉडी जितनी भी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज कर रही है, ये जो मैंने बताया, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन, सबको मिला लो, टोटल एक्टिविटी होगी ए फॉर एप्पल। ठीक, ये जो ए एक्टिविटी, टोटल एक्टिविटी मेरी बॉडी कंप्लीट कर रही है, इनका डिवीजन, इस काम का बंटवारा किस लेवल पर हुआ है? ऑर्गन सिस्टम्स के लेवल पर। So in our body, division of labor, division of physiological activity, biological activity occurs at the level of organ systems. This is called organ system level of organization. जबकि स्पंज में ये किस लेवल पर था? बोल के बताओ। स्पंज में ये डिवीजन ऑफ लेबर, काम का बंटवारा किस लेवल पर है? सेल्स के लेवल पर। अब ड्यूरिंग कोर्स ऑफ इवोल्यूशन हुआ क्या कि स्पंजेस सिंपलेस्ट एनिमल थे, मल्टीसेलर एनिमल थे, उनसे इवॉल्व हुए। मैंने कहा ना स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, सेल्स का नंबर बढ़ेगा, तो भाई स्पॉन्जेस से इवॉल्व हो गए कौन? सिलेंटेड, हाइड्रा ग्रुप आ गया, सिलेंटेड टीनोफोन्स। तो उनमें क्या हुआ? सेल्स का नंबर बढ़ गया। बढ़ गया तो क्या हुआ बताओ? जो सिमिलर टाइप की सेल्स थी, एक ही टाइप की सेल्स थी, एक ही काम करने वाली सेल्स, वो एक साथ आ गई और उन्होंने मिलकर क्या बना दिया? टिश्यूज। तो काम का बंटवारा किस लेवल पर होने लगा? बोलो, टिश्यूज के लेवल पर होने लगा। इसको क्या कह देते हैं? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। स्पॉन्जेस में टिश्यूज थे क्या? नहीं, टिश्यूज एब्सेंट। सिमिलर टाइप की सेल्स, सेम फंक्शन परफॉर्म करने वाली सेल्स भी कोऑर्डिनेटेड वे में एक्ट नहीं करती है, इंडिपेंडेंटली अपना काम करती है। तो सेल्स आर परफॉर्मिंग देयर फंक्शन इंडिपेंडेंटली। क्या कह रहा हूं मैं? एक बार इसको ऐसे समझाता हूं। हाँ भाई, सब लोग इधर देखो। तो लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, इट डिपेंड्स अपॉन स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी एंड इट शोज डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटीज। ठीक है, तो ये किसको शो करता है? इट शोज डिवीजन ऑफ, जल्दी बोलो, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी बोल दो या बायोलॉजिकल एक्टिविटीज? बायोलॉजिकल एक्टिविटीज इन एनिमल्स बॉडी। कि भाई एनिमल की बॉडी में, समझ रहे हैं, इन एनिमल्स बॉडी, कि एनिमल की बॉडी में जो एक्टिविटी हो रही है वो किस लेवल पर ऑपरेट हो रही है। ठीक, उसका बंटवारा, काम का बंटवारा किस लेवल पर है? तो इसमें पहला लेवल निकल के आया कौन सा? सेलुलर लेवल। सेलुलर लेवल, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस में होता है? बोल के बता दो मुझे। एग्जाम्पल, पोरीफेरा। स्पॉन्जेस लिख दूं क्या? तो फाइलम पोरीफेरा या मेंबर्स को कहते हैं स्पॉन्जेस। तो क्या बोला मैंने? स्पंज की जो बॉडी होती है, देयर बॉडी कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, स्पंज की बॉडी जो होती है, बॉडी कंसिस्ट ऑफ, जल्दी बोल के बताओ, कंसिस्ट ऑफ ए लूज एग्रीगेट ऑफ, लूज एग्रीगेट, ठीक है, एग्रीगेट ऑफ या क्लस्टर ऑफ, जो भी समझ लो, क्लस्टर ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स, डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स, डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स, डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर फंक्शन, जो कि पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए स्पेशलाइज्ड है। मैं कुछ ऐसा कह रहा हूं
जैसे ये एक टाइप की सेल है कोलर सेल, इसका काम क्या है? डाइजेशन। ये क्या कर रही है बोल के बताओ? डाइजेशन। तो इस तरह की जो सेल्स जहां जहां है ये डाइजेशन कर रही है, देखो ये भी डाइजेशन कर रही है, ये भी डाइजेशन कर रही है, देख लो एक बार अच्छे से, ये सब डाइजेशन कर रही है। बस इस सेल को इससे कोई लेना देना नहीं है, इस सेल को इससे कोई लेना देना नहीं है, मतलब ये कोऑर्डिनेटेड वे में एक्ट नहीं कर रही, सिंक्रोनाइजेशन नहीं है आपस में। उसका बड़ा सिंपल रीजन है, क्योंकि इनमें कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम ही नहीं है, कोऑर्डिनेशन का तरीका ही नहीं है। याद आया आपको? एक स्पंज को हमने टच किया था, उसने रेस्पॉन्स शो नहीं किया था, क्यों? तभी बोला था मैंने, क्योंकि टच स्टिमुलस को रिसीव करने के लिए उसमें सेंसरी सेल नहीं है, सिग्नल को बॉडी में कैरी करने के लिए, इंपल्स को कैरी करने के लिए, मैसेज को कैरी करने के लिए नर्व सेल्स नहीं है, न्यूरॉन्स ही नहीं है, नर्व सेल्स ही नहीं है। समझ गए? तो कोऑर्डिनेशन कैसे बनेगा? मैसेज कैरी नहीं हो पाएगा। समझ गए? तो these cells are specialized their functions independently, means without coordination, means without forming tissues। अगर ये सेम टाइप की सेल्स एक जगह आ जाए और एक कोऑर्डिनेटेड वे में एक्ट करने लगे तो सिमिलर काइंड ऑफ सेल्स, समझ गए? सिमिलर काइंड ऑफ सेल्स, टिश्यूज समझते हो क्या होते हैं? हाँ, सेल्स विच आर सिमिलर इन, बहुत लोअर क्लास में पढ़ोगे, 6 में तो पढ़ोगे, सिमिलर इन ओरिजिन, स्ट्रक्चर, फंक्शन सब पढ़ लोगे। ठीक, थोड़ा सा हायर क्लास में आओगे तो कहोगे यार ओरिजिन तो सिमिलर होना चाहिए, स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या हो सकते हैं? सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। समझ गए? तो ओरिजिन सेम होता है, एक टिश्यू की जितनी सेल्स होती है, स्ट्रक्चर फंक्शन सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। जैसे ब्लड है, तो ब्लड में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, तीनों के फंक्शन डिफरेंट है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है। स्ट्रक्चर इसलिए डिफरेंट हुई बिकॉज दे आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, लेकिन ओरिजिन क्या है? सेम। सबका फॉर्मेशन वही स्टेम सेल से होता है, बोन मेरो में होता है। समझ गए? तो ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर सिमिलर इन ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन तो डेफिनेटली सेम रहेगा, ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में इनका स्ट्रक्चर और फंक्शन भी सेम होता है, बट स्ट्रक्चर फंक्शन सेम डिफरेंट कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो वहां जो एक सेल कर रही थी स्पंज के अंदर, यहां वो काम कौन करेगा बोलो? सिलेंटेड एनिमल में सेल ना करके के ग्रुप ऑफ सेल करेगा, टिश्यू करेगा। तो ये एक टिश्यू है, ग्रुप ऑफ सेल है, पता चला किसके लिए? वहां लिखा मैंने डाइजेशन, ये डाइजेशन, ये लो साहब डाइजेशन, ठीक है, डाइजेशन के लिए है। अब पता चला एक टाइप की जो सेल्स है, देखना एक बार, एक टाइप की जो सेल्स है, ये वाली सेल्स, पता चला ये किसके लिए है? प्रोडक्शन के लिए। समझ गए? तो यहां पर जो सेल्स होगी प्रोडक्शन वाली सेल्स, वो एक एक सेल्स होगी या ग्रुप ऑफ सेल होगा? ग्रुप ऑफ सेल, ये ग्रुप ऑफ सेल प्रोडक्शन के लिए। पल्ले पड़ा? इसी तरह से पता चला एक ग्रुप, एक टाइप की जो सेल्स है, देख के देखना इधर, ये वाली सेल्स किसके लिए है? रिप्रोडक्शन के लिए, रिप्रोडक्शन। पल्ले पड़ रहा है कुछ बात? तो यहां पर क्या होगा? रिप्रोडक्शन वाली सेल्स ऑर्गेनाइज्ड होगी, ऐसे ऑर्गेनाइज्ड होकर क्या बना देगी? टिश्यूज। ये वाली सेल किसके लिए है? रिप्रोडक्शन के लिए। कुछ पल्ले पड़ रहा है? क्या बताया मैंने, बताओ? सिलेंटेड एनिमल्स जैसे ही स्पॉन्जेस से इवॉल्व हुए, सिलेंटेड एनिमल सेल्स का नंबर बढ़ गया, सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स एक साथ आ गई और ऑर्गेनाइज्ड होकर उन्होंने क्या फॉर्म कर दिए? टिश्यूज। तो डिवीजन ऑफ लेबर किस लेवल पर होगा? टिश्यू के लेवल पर, सेल के लेवल पर या ग्रुप ऑफ सेल के लेवल पर? ग्रुप ऑफ सेल के लेवल पर होगा। डन? ये ऐसी है जैसी न्यूक्लियर फैमिली, ये ऐसी है जैसे ज्वाइंट फैमिली। कोई ज्वाइंट फैमिली हो जिसमें 50, 60, 70 लोग हो, तो भाई एक लोग उन सबके लिए ब्रेकफास्ट नहीं बना पाएगा, एक सबके कपड़े नहीं धो पाएगा, एक पूरे घर की सफाई नहीं कर पाएगा। तो काम का बंटवारा कैसे होगा? रोज घर के बाहर लिस्ट लगेगी कि इन 5 लोगों का काम है ब्रेकफास्ट लगवाना, ना 10 लोगों का काम है सबके कपड़े धोना। ये होगा कि नहीं होगा? हाँ जी, तो सेल्स का नंबर बढ़ गया ना यार। तो सेल्स का नंबर बढ़ गया तो टिश्यूज के लेवल पर, ग्रुप ऑफ सेल्स के लेवल पर डिवीजन ऑफ लेबर हो गया। लिख दूं मैं? तो स्पॉन्जेस में टिश्यूज होते हैं या एब्सेंट होते हैं? हाँ, तो बॉडी कंसिस्ट ऑफ ए लूज एग्रीगेट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स विच आर स्पेशलाइज्ड परफॉर्म देयर स्पेसिफिक फंक्शंस। ठीक है, विच आर स्पेशलाइज्ड, ठीक है, विच आर स्पेशलाइज्ड। अब मेरे हिसाब से तुम रिदम समझ जाओगे। स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस, स्पेसिफिक फंक्शंस, स्पेसिफिक फंक्शंस कैसे? विद कोऑर्डिनेशन और इंडिपेंडेंटली। हाँ, विच आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म देयर फंक्शंस इंडिपेंडेंटली। इंडिपेंडेंटली मींस विदाउट कोऑर्डिनेशन, मींस विदाउट फॉर्मिंग टिश्यूज। तो स्पॉन्जेस में टिश्यूज क्या होते हैं? जल्दी बोल के बताओ। स्पॉन्जेस में टिश्यूज एब्सेंट होंगे। समझ गए? टिश्यूज एब्सेंट होंगे स्पॉन्जेस में, टिश्यूज नहीं होते। टिश्यूज कहां से आएंगे बताइए? मैं कल को क्वेश्चन पूछने लगूं तुमसे कि ड्यूरिंग कोर्स ऑफ इवोल्यूशन टिश्यूज अपीयर्ड फर्स्ट इन सिलेंटेटा। तो नेक्स्ट फाइलम मैं स्टार्ट कर रहा हूं, देखिए सुनिएगा। नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है कौन सा? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन।
टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस में मिलने वाला है? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोल के बताओ। सिलेंटेड, सिलेंटेड्स में एक ऑफर चलता है बाय वन गेट वन फ्री। कौन फ्री? सिलेंटेड के साथ टीनोफोरा फ्री। तो सिलेंटेड्स एंड टीनोफोरन्स, सिलेंटेड्स एंड टीनोफोरन्स। सिलेंटेटा से ही हमने सेपरेट किया है कौन? टीनोफोरा, एक छोटे फाइलम को, क्योंकि उनमें स्टिंगिंग सेल्स एब्सेंट थी। तो जनरल फीचर्स में हमेशा ये सिलेंटेड के साथ ही चलेगा, टीनोफोरा। क्या हुआ इनमें बताइए, बोल के बताओ। इन सिलेंटेड्स एंड टीनोफोन्स व्हाट हैपेंस? सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स, सिमिलर सेल्स ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म, ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म टिश्यूज, टिश्यूज। तो डिवीजन ऑफ लेबर किस लेवल पर होगा बताइए? डिवीजन ऑफ लेबर। सो डिवीजन ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटीज, डिवीजन ऑफ लेबर occurs at the level of, occurs at tissue level, at tissue level, tissue level. This is called tissue level of organization. क्या ये टिश्यूज फर्दर ऑर्गेनाइज होकर के ऑर्गन्स फॉर्म करेंगे? हाँ, यहां ऑर्गन्स नहीं होते, सिर्फ टिश्यूज के लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गन्स आर एब्सेंट। ठीक है। अब इन सिलेंटेड टीनोफॉर्म से इवॉल्व हुआ कौन? नेक्स्ट फाइलम। नाम बोलो नेक्स्ट फाइलम का। प्लेटीहेल्मिन्थेस, फ्लैटवर्म्स। क्या हुआ फ्लैटवर्म्स में? क्या हुआ फ्लैटवर्म्स में? इसी चीज को, इसी रिदम को आगे बढ़ा दो। अब समझ गए तुम यार, अब क्या ये सारे सारों में समझ जाते हो, ठीक है ना? हाँ जी, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एनसीईआरटी ने लिखा है किस में मिलता है ये? प्लेटीहेल्मिन्थेस एंड हायर फाइलम। प्लेटीहेल्मिन्स मींस फ्लैटवर्म्स एंड हायर फाइलम। वो हायर फाइलम कौन से बताना? प्लेटीहेल्मिन्स एंड हायर फाइलम। रुकना भाई, नेक्स्ट फाइलम एस्केल्मेंथीज से तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगा। एक्चुअली हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं मेजर फाइलम, किंगडम एनिमेलिया के 11 फाइलम हम पढ़ेंगे। ये बड़े फाइलम है, मेजर फाइलम है। इसके अलावा कुछ छोटे छोटे फाइलम और होते हैं जिसका यहाँ जिक्र नहीं है, एनसीईआरटी में है ही नहीं, नीट के सिलेबस में ही नहीं है। गैस्ट्रोट्राइका, काइनोरिंका, ये प्लेटीहेल्मिन्थेस के लेवल के फाइलम है, वो छोटे फाइलम है, ठीक है ना? तो अपने पास उनका कोई जिक्र नहीं है, हटा सावन की घटा, आगे बढ़ जाओ। मतलब क्या समझे? प्लेटीहेल्मिन्थेस और उसी के लेवल के जितने फाइलम है उनमें ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, ठीक है ना? कैसे बने ऑर्गन्स बोल के बताइए। सिमिलर टिश्यूज, बिल्कुल सिमिलर टिश्यूज ऑर्गेनाइज टू फॉर्म, फर्दर ऑर्गेनाइज टू फॉर्म, सिमिलर टिश्यूज फर्दर ऑर्गेनाइज टू फॉर्म ऑर्गन्स, ठीक है, ऑर्गन्स। आगे बढ़ जाइए। नेक्स्ट फाइलम कौन सा है? देखो कितनी सीक्वेंस से एग्जांपल्स आते हैं। अब ज्यादा इस बात पे टिकने का कोई मतलब नहीं है, रिदम पकड़ चुके हो तुम। नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन सा होगा? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यस और नो? हमारे अंदर कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, ये मोस्ट कॉम्प्लेक्स टाइप का होगा, मोस्ट कॉम्प्लेक्स। समझ गए क्या होता है इसमें? सिमिलर काइंड ऑफ ऑर्गन्स फर्दर ऑर्गेनाइज टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम्स। वी हैव गॉट डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गन सिस्टम फॉर डिफरेंट बायोलॉजिकल एक्टिविटीज। और इसमें एग्जांपल क्या बनेगा बोलो? नेक्स्ट फाइलम बोलिएगा। एस्केल्मेंथीज टू, बिल्कुल, टू कॉर्डेट्स। तो एस्केल्मेंथीज ऑनवर्ड्स, एस्केल्मेंथीज टू कॉर्डेट्स, इन सारे एनिमल्स में होगा ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इतनी बात समझ आई सबको? आगे बढ़ जाएं। हाँ भाई, छोटी छोटी बातें हैं। अब इसमें देखो क्वेश्चन कैसे हैं, सिंपल। आपको अगर सीक्वेंस याद है तो ऐसे ही याद हो जाएगा यार, सिंपल सी बात है। स्पॉन्जेस में क्या होता है? सेलुलर लेवल, ठीक है। सिलेंटेड टीनोफोरा एक ही लेवल पे है, टिश्यू लेवल। प्लेटीहेल्मिन्थेस ऑर्गन लेवल, एस्केल्मेंथेस ऑनवर्ड्स
हाँ, प्लेटियलमेंथ इज ऑर्गन लेवल, एस्केलमेंथ इज ऑनवर्ड्स ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब इसमें अच्छी बातें बन सकती है कौन सी, जैसे अभी तो आप फाइलम की बात कर रहे हो, थोड़े दिन में जब आप ये फाइलम पढ़ लोगे तो यही क्वेश्चन एनिमल्स के नेम से आ जाएगा। ठीक है, कि विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल डोंट हैव टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन, और टिश्यूज आर एब्सेंट इन, तो किस में एब्सेंट होंगे टिश्यूज? पोरीफेरा, सिलेंटेडा, टिनोफोरा, प्लेटियलमेंथिस, पोरीफेरा में। तो अभी आपको पोरीफेरा याद है, थोड़े दिन में आप पोरीफेरा के मेंबर जान जाओगे कि भाई यू स्पोंजिया दे दिया, साइकन दे दिया, ये स्पॉन्जेस के नेम दे दिए, तो फाइलम पहचान लिया तो एनिमल भी पहचान ही लोगे। डन। ड्यूरिंग कोर्स ऑफ इवोल्यूशन टिश्यूज अपीयर्ड फर्स्ट इन, टिश्यूज अपीयर्ड फर्स्ट इन, भाई स्पॉन्जेस में थे नहीं तो सिलेंटेड से टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन आया। ऑर्गन्स अपीयर्ड फर्स्ट इन प्लेटिहेल्मिन्थेस से ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आया। समझ गए? तो ये छोटी मोटी बातें कर लोगे आप, कुछ खास बात नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस करने जा रहा हूं सिमेट्री। रब कर दूं, स्लाइड चेंज कर दूं? जवान इतना क्या छापे जा रहा है, इतना तो मैंने ही नहीं लिखा। आगे बढ़ जाए, जल्दी बोलो। डन 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 डन। हाँ भाई, सिमेट्री सेकंड कैरेक्टर हम ले रहे हैं, सिमेट्री। ये क्या है? सिमेट्री। देखो भाई, सिम का मतलब होता है रेगुलर और मेट्री मतलब होता है ज्योमेट्री। मोस्ट ऑफ एनिमल्स हैव ए रेगुलर बॉडी शेप, मोस्ट ऑफ एनिमल्स हैव ए रेगुलर बॉडी शेप। ठीक, मींस लाइक हम अपनी बात कर लें, वी हैव मोस्ट ऑफ ऑर्गन्स पेयर्ड, वन इज लोकेटेड इन राइट हाफ, अदर इज लोकेटेड इन लेफ्ट हाफ। तो बोलो हमारी बॉडी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है कि नहीं? हाँ, हाइपोथेटिकली ऐसे रफली 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे कर दोगे बताओ? 2 आइडेंटिकल पार्ट्स होने चाहिए बराबर के, ऐसे कर सकते हैं क्या? जल्दी बोलो, नहीं कर सकते? नहीं, तो फिर कैसे कर सकते हैं? ऐसे कर सकते हैं, ऐसे ऐसे, बोलो बोलो। लास्ट क्लास में अपनी बात हुई थी कि कोई एनिमल जैसे मूव कर रहा होता है, जब सरफेस फेसिंग सन इज कॉल्ड डोर्सल, फेसिंग ग्राउंड इज कॉल्ड वेंट्रल, याद है? हाँ जी, तो हमारे जो एंसेस्टर्स थे उनका पोस्चर सेमी इरेक्ट हुआ करता था। ठीक है, तो हम भी तो दूसरे एनिमल की तरह ही थे, सेमी इरेक्ट पोस्चर। तो ये वाली साइड कौन सी? डोर्सल, ये वाली कौन सी? वेंट्रल। अब पोस्चर हमारा कैसा हो गया? मॉडर्न मैन का इरेक्ट। ठीक है, तो समझो बैक वाली साइड हमारी होती है डोर्सल और फ्रंट वाली वेंट्रल। सिमिलर है कि डिसिमिलर है? आगे पीछे से एक जैसे दिखते हैं क्या? नहीं, तो दोनों साइड कैसी है? डिसिमिलर। इसका मतलब ऐसे भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि डोर्सल और वेंट्रल डिसिमिलर है। समझ गए? पल्ले पड़ी बात। तो कैसे डिवाइड करोगे बताइए, क्या चॉइस रह गई? ऐसे भी नहीं, ऐसे भी नहीं, तो फिर कैसे? ऐसे, ऐसे। तो एक ही चॉइस है आपके पास, इस सिंगल लॉन्गिट्यूडनल प्लेन से, इस प्लेन से होते हुए हमारी बॉडी को 2 इक्वल पार्ट राइट हाफ लेफ्ट हाफ में डिवाइड किया जा सकता है। कोई बच्चा मुझसे चिल्लर बात नहीं करेगा कि सर लेफ्ट साइड तो स्टमक होता है, ठीक, राइट साइड लीवर होता है, ऐसा वैसा। समझ गए? ये सब नहीं। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकली बात कर रहे हैं तो रफली हमारी बॉडी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। डन। क्या कहते हैं ऐसे एनिमल्स को? कौन सी सिमेट्री है ये? बायलेटरल सिमेट्री। जानते हो? एक कहानी और सुनाता हूं। तो मोस्टली एनिमल्स की बॉडी ऐसी ही होगी, रेगुलर शेप्ड बॉडी होगी, रेगुलर अरेंजमेंट होगा बॉडी ऑर्गन्स का। तो वन और मोर प्लेन से, एक या एक से ज्यादा प्लेन से होकर के आप उसको बिल्कुल 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर पाएंगे। तो वो सारे एनिमल्स कहलाते हैं सिमेट्रिक एनिमल्स, एंड दिस कैरेक्टरिस्टिक इज कॉल्ड सिमेट्री। तो सिमेट्री शोज डिविजिबिलिटी ऑफ बॉडी अलोंग ए डेफिनेट एक्सेस, यस और नो? तो सिमेट्री का कैरेक्टर ये बताता है कि भाई बॉडी डिविजिबल है या नहीं है। डिविजिबल है तो एक प्लेन से डिवाइड कर पाओगे या एक से ज्यादा प्लेन से डिवाइड कर पाओगे। डन, ये इसको बताती है। डन। हाँ जी, अब मैं थोड़े थोड़े एग्जांपल लेता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, अभी लिखना कुछ नहीं है, पहले देखना। स्पंज की बात कर लेते हैं।
याद करो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि स्पॉन्जेस क्या होती है, दे हैव, हाँ जी, दे आर ससाइल, कुछ ऐसी बात की थी क्या आपने? हाँ, स्पॉन्जेस कैसी होती है, ससाइल होती है, फिक्स्ड होती है, दे डोंट मूव, ऐसे, हाँ जी, मूव नहीं करती है, बॉडी में पोर्स होते हैं वो वाली कहानी तो है ही, स्पाइन्स होते हैं, कांटे होते हैं, ये मूव नहीं करती। एक और बात की थी हमने कि इन पर जो बर्ड्स डेवलप होती है वो यूजुअली डिटैच नहीं होती है, ऐसे बर्ड डेवलप होगी और ये बर्ड अपने आप डिटैच नहीं होती। हाइड्रा में भी इस तरह की बर्ड्स बनती है, लेकिन बर्ड्स जैसे ही मैच्योर होती है वो सेपरेट हो जाती है, तो जिससे बॉडी की रेगुलर शेप बनी रहती है, सिमेट्री बनी रहती है। बट स्पंज में जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा ना, तब तक ये सेपरेट नहीं होती है, ठीक। अब ये बनी प्राइमरी बर्ड, इस पर डेवलप हो जाती है सेकेंडरी बर्ड, टर्सरी बर्ड, बर्ड पर बर्ड डेवलप हो जाती है, तो इररेगुलर शेप्ड हो गई है, यूं यूं ब्रांचिंग ब्रांचिंग होती चली गई, ठीक है। आगे बढ़ जाऊं मैं, अब मैं आपको एक टास्क दे रहा हूं, भाई एक चाकू पकड़, ठीक है, या ब्लेड ले, और ये देख तेरे सामने स्पंज है, इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, किसी भी प्लेन से एक झटके में 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, कर पाओगे? हाँ, 3D में सोच लो, अगर कोई कंफ्यूजन है तो 3D में सोच लो, बहुत टेढ़ी मेढ़ी है, ऐसे ऐसे ब्रांचिंग हो रखी है, बर्ड पे बर्ड निकली हुई है, आपने कहा जी ऐसे 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 सब ट्राई कर लिया, हमसे ना हो पाएगा, समझ गए? तो बॉडी की शेप कैसी है, रेगुलर की इरेगुलर? इरेगुलर। तो स्पॉन्जेस हैव इरेगुलर शेप्ड बॉडी, सो देयर बॉडी कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स बाय एनी प्लेन, यस और नो? बताइए ऐसे एनिमल क्या कहलाएंगे, सिमेट्रिक की एसिमेट्रिक? ये एसिमेट्रिक एनिमल है, तो मोस्टली स्पॉन्जेस ऐसी ही होती है, एसिमेट्रिक होती है, इरेगुलर शेप्ड बॉडी रखती है, डन। अब मैं इससे आगे बढ़ता हूं, फाइलम आया साहब कौन, सिलेंटेटा, सिलेंटेटा बोलते ही किसकी याद आई? हाइड्रा की, अबे कुछ तो बोलते, कई बार बोल चुका हूं, हाइड्रा की। हाइड्रा में अगर देखोगे तो इलोंगेटेड सिलेंड्रिकल बॉडी है, देख भाई हाइड्रा दिखाता हूं, इलोंगेटेड सिलेंड्रिकल बॉडी है इस तरह से, ठीक है, ये माउथ है इसका, ठीक, और यूजुअली ससाइल होता है, ये तो फिक्स्ड है, ये तो मूव करती नहीं है, वो क्या है, अपनी मर्जी से अटैच्ड है, समझ गए? जब भी हंगर की कंडीशन होगी, भूख लगेगी या कोई डिस्टर्ब करेगा तो बिल्कुल मूव कर जाएगा, किसकी हेल्प से? माउथ को सराउंड किए हुए कौन होते हैं, जल्दी बोलो? हाँ, माउथ को सराउंड किए हुए टेंटाकल्स होते हैं, बिल्कुल ठीक है, बड़ा गंदा बनाया है, ड्राइंग मेरी काफी गंदी है, ठीक। हाँ जी, ये देखो, तुम लोगों में से कुछ से तो अच्छी होगी, हाँ जी, आगे बढ़े। हाँ जी, ये हाइड्रा बनाया, देखो मैंने, इलोंगेटेड सिलेंड्रिकल बॉडी होगी, लॉन्ग सिलेंड्रिकल बॉडी, ये माउथ हो गया, माउथ को सराउंड किए हुए टेंटाकल्स, इसको 3D में समझना, जैसे अपना पेन है ना, ऐसा लॉन्ग सिलेंड्रिकल बॉडी होगी, ये माउथ समझ लो, सिंगल ओपनिंग है, ठीक। अब माउथ को सराउंड किए हुए टेंटाकल्स, ऐसे 3D में सोचो, तो दो टेंटाकल्स के बीच में जो गैप होगा ना, सेम गैप, इक्वल गैप रिपीट होगा, मतलब सेम गैप के साथ टेंटाकल्स है, ठीक। सोच पा रहे हो ये बात मेरी? बोलो जल्दी, बोलो जल्दी बोलो। अच्छा एक बात और बताओ, तो जिधर माउथ होगा, टेंटाकल्स हो गए, ये वाला एंड क्या होगा, एंटीरियर, जब ये स्विमिंग करता है तो कैसे करता है, ऐसे, टेंटाकल्स की हेल्प से यूं स्विमिंग करता है, तो एंड दैट गोज फर्स्ट, किसी भी एनिमल में जो जिधर मूव कर रहा हो, तो एंड दैट गोज फर्स्ट क्या कहलाता है, एंटीरियर, तो ये क्या कहलाएगा, पोस्टीरियर, ये एंड एंटीरियर, ये पोस्टीरियर। एक और वर्ड यूज किया था मैंने लास्ट क्लास में स्टारफिश के केस में, याद है कि नहीं, ओरल एबोरल, तो वहां दो सरफेस थी, मैंने कहा था सरफेस हैविंग माउथ इज कॉल्ड ओरल, अपोजिट एबोरल, याद आया? यहां दो एंड है, इस एंड पर माउथ है, क्या कहलाएगा, ओरल एंड, ये क्या कहलाएगा, एबोरल एंड। चलो छोड़ो, तो ये एंटीरियर और ओरल एंड जिस पर माउथ एंड टेंटाकल्स है, और ये अपोजिट एंड है, एबोरल या पोस्टीरियर एंड, डन, ठीक है। लड़की तुझे दे रहा हूं टास्क, ठीक है, ये है हाइड्रा, बॉडी स्ट्रक्चर समझ आ गई, एक ब्लेड लेनी है, चाकू लेना है, इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, कर पाएगी? यस सर, कैसे कर पाएंगे, ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे, ऐसे यूं कर देंगे क्या, जल्दी बोलो, हाँ भाई जल्दी बोलो, नहीं कर पाएंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि इधर माउथ है टेंटाकल से, इधर तो भाई लोअर हाफ में तो माउथ टेंटाकल से नहीं है, तो फिर कैसे कर पाएंगे, हॉरिजॉन्टली तो नहीं कर पाएंगे, कैसे कर पाएंगे, वर्टिकली, तो वर्टिकली 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। रुको, इसमें भी एक कंडीशन है, हमारे पेन में डली हुई है रिफिल, हाइड्रा में ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे पेन में रिफिल डली हुई है, लेकिन हाइपोथेटिकली मान लो कि इसमें भी रिफिल डली हुई है, मतलब एक सेंट्रल एक्सिस मान ली, जो आपकी रिफिल है ना, वो किसका काम कर रही है, जल्दी बोलो, सेंट्रल एक्सिस। तो ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन हमने मान लिया ये है एक सेंट्रल एक्सिस, सेंट्रल एक्सिस, तो पेन के अंदर जो रिफिल है, ऐसे ही हाइड्रा में हमने मान लिया एक सेंट्रल एक्सिस है। तो भाई कंडीशन क्या है, सुन, तेरा जो ब्लेड है, नाइफ है, चाकू है, वो सेंट्रल एक्सिस से पास होना चाहिए, तो सेंट्रल एक्सिस से होते हुए डिवाइड कर, तभी तो इक्वल हाफ प्रोड्यूस होंगे, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत दाएं बाएं हुआ तो एक पार्ट बड़ा बनेगा, दूसरा पार्ट छोटा बनेगा, हमें डिवाइड करना है 2 इक्वल पार्ट्स में, यस और नो?
हाँ जी, तो कंडीशन ये है कि जो भी चाकू है वो सेंट्रल एक्सिस से पास होना चाहिए। ठीक, डिवाइड कर दें क्या? तैयार है सब लोग? तो ऐसे सेंट्रल एक्सिस से होते हुए इसको 2 इक्वल पार्ट में मैं डिवाइड कर रहा हूं। लड़के कर दूं क्या? जल्दी बोल, कर दें? बड़ा थकेला इंसान है यार। यस सर, दम लगा के बोला कर। हाँ, थोड़ा सा आगे आ जा, है बैग उठा ला, जल्दी आ जा। हाँ, नहाया नहीं है, कोई बात नहीं बेटा, घबराए मत, है ना। और भी बहुत सारे जो नहा के नहीं आए। कई बच्चा नहा के नहीं आता, दूर बैठता है, बदबू नहीं आए दूसरे लोगों को। इसको ये नहीं पता है तू 2 दिन से नहीं नहाया, यहाँ सप्ताह वाली बैठे हैं। हाँ भाई, इधर देखो, इधर देखो, मेरी तरफ देखो। सप्ताह भर तो नॉर्मल बात है। हाँ, मेडिकल इंजीनियरिंग का मजा ही क्या है? अभी तो तुम पढ़ाई कर रहे हो, तो यहाँ तो फिर भी नहा दो लोग, ठीक है ना। हाँ, पढ़ाई करते हो, मेहनत करते हो। इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना, वहाँ मेडिकल कॉलेज में जाना, वहां पहुंचना, कॉलेज का हाल देखना, ठीक है। जिसमें अभी बैठ नहीं पाओ ऐसा तो गंदा रूम मिलेगा, ठीक है, बदबू मारता हुआ, समझ गए कि नहीं? ठीक। और कपड़े अपना डिओ डाला, यूं यूं करके उल्टा पुल्टा करके वापस पहन लिया, ठीक है, महीने भर बिना धुले हुए कपड़े। चलो इधर आओ। हाँ भाई बच्चे, एक बार वापस लौट के आओ। तो इस प्लेन से होते हुए डिवाइड कर दूं, लड़की कर दूं क्या? जल्दी बोल। यस सर। सुनो, मेरा मन नहीं है, ऐसे करूंगा। अबे बोलो थकीलो। हाँ, हो जाएगा ना? पक्का? ऐसे करूंगा, ऐसे करूंगा। तो चॉइस कितनी है? प्लेन कितने? मोर देन वन, मैनी, यस और नो? हाँ, लेकिन कंडीशन एक ही है, क्या? कि प्लेन किससे पास होना चाहिए? ईच प्लेन शुड पास थ्रू द सेंट्रल एक्सिस, नहीं तो छोटे बड़े पार्ट प्रोड्यूस हो जाएंगे। डन डन डन। कौन सी सिमेट्री? When animal's body can be divided into 2 equal parts by many plane passing through the central axis, this is called radial symmetry. Done? क्योंकि इसमें all side क्या है? Alike, cylindrical है ये। इसमें कौन सी सरफेस नहीं है हमारी तरह? डोर्सल और वेंट्रल नहीं है, डोर्सल वेंट्रल सरफेस नहीं है, ऑल साइड अलाइक है, एक ही जैसा है, सिलेंड्रिकल है। तो बहुत सारी चॉइस मिल गई हमको। पक्का? तो सिलेंटेटा के साथ चलता है कौन? टीनोफोरा। सिलेंटेट टीनोफोर एनिमल्स में क्लियर होती जा रही है। कौन सी सिमेट्री मिलेगी? रेडियल सिमेट्री। लिख दूंगा मैं, घबराना नहीं अभी। ठीक, अब मैं लेके आ रहा हूं थोड़ी देर के लिए स्टारफिश। देखिए सब लोगों ने, एक बार दोबारा देख ले। हाँ भाई, कौन है जवान? जल्दी बोल, कौन है ये? स्टारफिश। स्टार लाइक बॉडी होती है जिसमें सेंट्रल डिस्क होगी, 5 आर्म्स होंगी जो इससे अटैच्ड होती है, और ऐसे आर्म्स हिल रही है, ऐसे स्विमिंग कर रही है, छैया छैया हो रही है, समझ रहे कि नहीं? हाँ जी, देख इधर। सरफेस फेसिंग सन इज कॉल्ड डोर्सल, फेसिंग ग्राउंड वेंट्रल। माउथ किधर है? लोअर साइड। सरफेस हैविंग माउथ इज कॉल्ड ओरल। तो ये तो होगी लोअर वेंट्रल और ओरल सरफेस। अपोजिट सरफेस को क्या कहते हैं? एबोरल। तो ये होगी डोर्सल और एबोरल सरफेस। समझ आ गया? पल्ले पड़ गई बात मेरी? पक्का? अब इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, कर दोगे? हाँ, करके बताओ कैसे कर दोगे? ऐसे कर दोगे? ऐसे? जल्दी बोलो, जल्दी। ऐसे कर दोगे? कर दोगे क्या? क्यों नहीं? क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि डोर्सल और वेंट्रल दोनों सरफेस कैसी है? डिसिमिलर। लोअर साइड माउथ है, इधर एनस है, तो ऐसे नहीं कर पाएंगे। तो फिर कैसे कर पाएंगे भाई? ऐसे ही हाइड्रा की तरह करना पड़ेगा वर्टिकली। अब इसमें एक एक्सिस बन रही थी, सेंट्रल एक्सिस या इंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस, यहां एक पॉइंट बनेगा, सेंटर पॉइंट बनेगा। तो सेंटर पॉइंट से होते हुए 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। कर दोगे क्या? कितने प्लेन बनेंगे? 1 की मोर देन 1? जल्दी बोलो। मोर देन 1 बन जाएंगे? बना के बताते हैं, देखो इधर। जैसे ये सेंट्रल डिस्क है सपोज कीजिए, और ये 5 आर्म्स है, ठीक है। ये सेंट्रल डिस्क है और ये 5 आर्म्स है, ऐसे करके मैंने बनाया। बहुत गंदा, काफी गंदा बनाए हैं। रंगोली वंगोली बनाई होगी ना आप लोगों ने, ठीक है। तो ऐसा कुछ बना दिया हमने। अब क्या करना है? इसको 2 इक्वल पार्ट में भाई डिवाइड करना है। ऐसे समझ लो तुम, तो ये डोर्सल व्यू है, ठीक। अब सीधी सी बात है, 5 आर्म्स है, 2 इक्वल पार्ट का मतलब ईच हाफ शुड कंटेन 2.5 आर्म्स। 2.5 आर्म्स होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? एक तरफ 3, एक तरफ 2, ये चलेगा क्या? ये तो नहीं चलेगा। 2.5 होनी चाहिए। इसका मतलब बड़ा सिंपल है, क्यों ना किसी आर्म से होकर ही डिवाइड कर देते, जब 2.5 ही होनी है तो किसी एक आर्म से होकर के डिवाइड कर दो। इस आर्म को पकड़ो और ऐसे डिवाइड कर दो, काट दो यहां से होकर के। बोलो, इस आर्म से होते हुए डिवाइड कर दोगे? 2.5 इधर, 2.5 इधर, तो बोलो एक प्लेन एक चॉइस होगी कि नहीं होगी? इस आर्म से होकर डिवाइड कर दो, इससे होकर डिवाइड करके देख लेना, ठीक है। तो कम से कम 5 चॉइस तुम्हें मिल गई, ठीक। जब भी when animals body can be divided into 2 equal parts by more than one plane, एक से ज्यादा प्लेन होते ही, एक प्लेन वाला तो हमारी वाली सिमेट्री है, बाइलेटरल सिमेट्री। मोर देन वन प्लेन होते ही कौन सी सिमेट्री है बोल के बताओ? रेडियल सिमेट्री। तो इकानोडर्म्स एनिमल्स, स्टारफिशेस, ये भी कैसी हो गई? जल्दी बोल के बताओ। ये भी रेडियल सिमेट्रिक हो गई। डन। आगे बढ़ जाऊं मैं? बढ़ जाऊं आगे?
एक छोटी सी कहानी सुनोगे? हाँ सुनाता हूं, एक छोटी सी कहानी सुनाऊं। हाँ जी, हमारे अंदर कौन सी सिमेट्री है? बायलैटरल। कौन सी? बायलैटरल। बाय का मतलब क्या होता है? टू। तो टू नंबर ऑफ प्लेन्स ऑफ डिवीजन है क्या? दो प्लेन से हमारी बॉडी इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाती है क्या? यस सर, बाहर निकाल दूंगा तुझे, यस सर। हाँ, बाय का मतलब टू होता है, लेकिन यहां नंबर ऑफ प्लेन्स नहीं है टू। बाय मीन्स टू, laterals means sides. When animal's body can be divided into two equal sides, two equal laterals, right half, left half, through single longitudinal plane. Number of planes कितना होगा? वन। तो जब एनिमल की बॉडी को सिर्फ एक प्लेन से टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जा सके, टू इक्वल लेटरल्स में, दैट इज कॉल्ड बायलैटरल सिमेट्री। किसमें मिलती है? किसमें मिलती है? हम में। ठीक, तो थोड़ा सा इस बात को अब ऐसे समझो। इधर आओ सब लोग। हाँ भाई, ये था तुम्हारा हाइड्रा, दिख रहा है? इलोंगेटेड सिलेंड्रिकल बॉडी वाला हाइड्रा दिख रहा है सबको? ये इसका माउथ हुआ। पेन को समझ ले यार, है ना? तेरे वाला पेन जो ये तो टेढ़ा तिकोना है। हाँ जी, आगे बढ़ो। माउथ हो गया, इसके सराउंड किए हुए कौन है? टेंटाकल्स। लड़की नजर आ रहा है, इक्वल गैप के साथ टेंटाकल्स। अब देखिए हाइड्रा ऐसे स्विमिंग स्विमिंग कर रहा है, दिख रहा है सबको? हाँ जी, एक सेकंड रुको। सिलेंड्रिकल बॉडी है, इसमें कोई डोर्सल वेंट्रल है क्या? नहीं है, सिलेंड्रिकल है। ठीक, लड़के चप्पल निकाल, अपनी चप्पल निकाल फटाफट। और तूने इसको मारा ऐसे पट से, समझ गए क्या हो गया बेचारा? पापड़। पापड़ हो गया, अभी भी मूव कर रहा है। किसकी बात कर रहा हूं? सिलेंटेड टिनोफोरा से इवॉल्व हुए कौन? फ्लैटवर्म्स। हाँ जी, उनकी बॉडी कैसी होती है? जब एनिमल ऐसे मूव कर रहा होता है, सरफेस फेसिंग सन डोर्सल, फेसिंग ग्राउंड वेंट्रल, ये डोर्सल ये वेंट्रल, तो डोर्सो वेंट्रली फ्लैट बॉडी हो गई। ठीक, ये है फ्लैटवर्म्स, प्लेटिहेल्मिन्थेस, दिख रहा है सबको? अब इसको टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करो, कर पाओगे? हाइड्रा नहीं है, सिलेंड्रिकल बॉडी नहीं है, अब फ्लैट बॉडी है। ठीक है, आपने सुना होगा नॉन कोर्डेट एनिमल्स में फ्लैटवर्म, राउंडवर्म, एनलिड, अर्थवर्म, कोई भी हो, जितने भी पोर्स होते हैं ना, वो लोअर साइड होते हैं। एक्सक्रीटरी पोर्ट, जेनाइटल पोर्ट, सारे लोअर साइड होते हैं। मतलब मैं कह रहा हूं कि डोर्सल और वेंट्रल सरफेस का मतलब है दोनों सरफेस कैसी हो गई? डिसिमिलर। तो अब बताओ एनिमल को टू इक्वल पार्ट में कैसे डिवाइड करोगे? ऐसे कर दोगे क्या? ऐसे तो पहले भी नहीं कर पा रहे थे। ठीक, तो क्या ऐसे कर दोगे? ऐसे कर दोगे? नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि ये साइड कौन सी है? डोर्सल। ये कौन सी है? वेंट्रल। दोनों कैसी है? डिसिमिलर। तो चॉइस क्या बची फिर आपके पास? एक ही चॉइस बची, ऐसे होते हुए डिवाइड करो। समझ गए? तो हमारी वाली सिचुएशन ही तो होगी भाई। अरे हमारी वाली सिचुएशन ही होगी ना यार, कि इस प्लेन से होते हुए डिवाइड करो ताकि डोर्सल पार्ट भी टू इक्वल हाफ में डिवाइड हो और वेंट्रल भी टू इक्वल हाफ में डिवाइड हो। यस और नो? कौन सी सिमेट्री? बायलैटरल। तो ड्यूरिंग कोर्स ऑफ इवोल्यूशन बायलैटरल सिमेट्री अपीयर्ड फर्स्ट इन जल्दी बोलो, प्लेटिहेल्मिन्थेस। प्लेटिहेल्मिन्थेस से लेकर कॉर्डेट तक बायलैटरल सिमेट्री मिलेगी आपको। ठीक, मैं धीरे धीरे लिख रहा हूं, मेरी तरफ देखते जाना एक बार। एक एनिमल का मैं फोटो बनाता हूं, बस तुम मुझे बता देना सिमेट्री कौन सी है। बता दोगे? बेइज्जती ना कराना, ठीक? पक्का? हाँ जी, आ जाओ। जैसे मैंने ये बनाया, एक सेकेंड। हाँ भाई, एक सेकेंड रुको। तो कुछ भी एनिमल बनाया मैंने अपनी गंदी सी ड्राइंग से, ये कोई एनिमल बता दिया, ठीक है? और मुझे पता है बहुत टैलेंटेड लोग हो, तुम मेरे बनाने से पहले ही सिमेट्री बता दोगे। कौन सी सिमेट्री है? कैसे पता? ये एनिमल ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, तो डोर्सल सरफेस भी है इसमें, वेंट्रल सरफेस भी है। पक्का? ऐसे मूव कर रहा है बेचारा, ठीक है? अब ऐसे तो डिवाइड कर नहीं पाएंगे, ठीक है? लेकिन हम इसको ऐसे भी डिवाइड नहीं कर पाएंगे। समझ पा रहे हो? ऐसे एनिमल मूव कर रहा है तो ऐसे भी डिवाइड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डोर्सल वेंट्रल कैसी है? डिसिमिलर। तो कितनी चॉइस रहेगी आपके पास? एक चॉइस। कौन सी? बस इस, हाँ, बायलैटरल का मतलब नहीं होता, चॉइस एक रहेगी कि ये सिंगल लॉन्गिट्यूडनल प्लेन है, यहां से होते हुए टू पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ये हो गया इसका राइट हाफ, ये हो गया इसका राइट हाफ, और ये हो गया इसका लेफ्ट हाफ। राइट हाफ और ये हो गया लेफ्ट हाफ। ये सिंगल लॉन्गिट्यूडनल प्लेन से टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। कौन सी सिमेट्री है? बायलैटरल सिमेट्री। पक्का? चलो तो आओ, तो कुछ कुछ बातें करते हैं। सुनिए, तो सिमेट्री वर्ड का मतलब सबको समझ आया? सिमेट्री शोज डिविजिबिलिटी ऑफ बॉडी ऑफ एन एनिमल अलोंग ए पर्टिकुलर एक्सिस, कि भाई किसी पर्टिकुलर प्लेन से वो बॉडी डिविजिबल है या नहीं है। नहीं है तो एसिमेट्रिक, है तो सिमेट्रिक। अब नंबर ऑफ प्लेन्स, अगर एक ही प्लेन से डिविजिबल है तो बायलैटरल सिमेट्री, मोर देन वन प्लेन है तो रेडियल सिमेट्री। पक्का? तो मैं अब आपको बताता हूं, तीन कैटेगरी में सिमेट्री के बिहाफ पर एनिमल को डिवाइड कर रहा हूं। सबसे पहले मैं बता रहा हूं इसमें एसिमेट्रिक। ये ABC लिखा था ना अपन ने, एक सेकेंड। तो सेकंड कैरेक्टर हम पढ़ रहे हैं, तो सेकंड कैरेक्टर को क्या लिख दें? बी कैरेक्टर लिख दिया हमने। हाँ जी,
पहला टाइप इसमें आ रहा है आपके सामने, कौन सा है? एसिमेट्रिक। हाँ भाई, एसिमेट्रिक। कौन से एनिमल एसिमेट्रिक होते हैं, बोल के बता दो मुझे थोड़ा सा। हाँ जी, इनकी बॉडी रेगुलर शेप्ड होती है कि इरेगुलर? इरेगुलर शेप्ड एनिमल्स, इरेगुलर शेप्ड बॉडी होती है। ठीक, एग्जांपल आपके सामने है, मोस्ट ऑफ स्पॉन्जेस। मोस्ट ऑफ स्पॉन्जेस, एक आध एक्सेप्शन है इसलिए उसको कंसिडर करते हुए हमने लिख दिया। तो मोस्ट ऑफ स्पॉन्जेस ऐसी होती है, इरेगुलर शेप्ड बॉडी होती है। सो देयर बॉडी कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स बाय एनी प्लेन। तो बॉडी इज नॉट डिविजिबल इनटू टू इक्वल पार्ट्स। बॉडी नॉट डिविजिबल लिख दिया मैंने। So when animal's body is not divisible into two equal part by any plane, किसी भी प्लेन से आप टू इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक, तो ऐसे एनिमल्स को एसिमेट्रिक एनिमल्स बोलेंगे। सिमेट्री का करेक्टर एब्सेंट होगा। सेकंड क्या ले रहा हूं मैं केस, सुनिएगा। सेकंड केस ले रहा हूं, नेक्स्ट फाइलम है सिलेंटेटा, हाइड्रा। दिख रहा है सबको? अरे भाई हाइड्रा है ये, हाइड्रा दिख रहा है ना सबको? हाँ जी, हाइड्रा। ठीक, इनमें क्या होगा? आइए, हाँ, ये सेकंड है रेडियल सिमेट्रिक। रेडियल सिमेट्रिक, तो कौन कौन से एनिमल रेडियल सिमेट्रिक होते हैं? पहले तो रेडियल सिमेट्री होती क्या है वो बताओ। रेडियल सिमेट्री का मतलब है व्हेन एनिमल्स बॉडी कैन बी डिवाइडेड, व्हेन एनिमल्स बॉडी, ठीक है, कैन बी डिवाइडेड, बोलो, कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। व्हेन बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। कैन बी डिवाइडेड, यार इतना बड़ा कैसे लिख पाऊंगा, थोड़ी सी जगह मेरे पास। व्हेन बॉडी इज डिविजिबल, हाँ जी, कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स बाय, सीधा लिख दिया मैंने, बाय मैनी प्लेन्स। यस सर, नहीं आगे बोल। बाय मैनी प्लेन्स पासिंग थ्रू द, पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस, पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस, पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस। आगे बोल। हाँ जी, तो इसमें नंबर ऑफ प्लेन्स ऑफ डिवीजन कितने हो गए, जल्दी बोल के बताओ। मैनी, मैनी का मतलब मोर देन वन, बहुत सारे, थैंक यू। इंग्लिश का हिंदी नहीं करना है, मोर देन वन। टू हो तो बाई रेडियल, थ्री हो तो ट्राई रेडियल। जैसे इसके अंदर 5 प्लेन्स है तो पेंटा रेडियल और पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री इसको कहते हैं। मोर देन वन है तो ये होते ही रेडियल सिमेट्री हो जाएगी। एग्जाम्पल सुना पाएगा कोई मुझे? रेडियल सिमेट्री किस किस में मिलती है, बोल के बताओ। हाँ, रेडियल सिमेट्री बोलो, एग्जाम्पल सुनाओ। चलो, जगह कम है मेरे पास इसलिए गुचड़ू होने वाला है। बोलिए, कौन किस किस में मिलेगा? सिलेंट्रेट्स, सिलेंट्रेट्स, बहुत बढ़िया। और बोलो, टीनोफोरंस, टीनोफोरंस। और बोल सकते हो क्या? एनिकाइनोडम्स, एनिकाइनोडम्स चलेगा। तो 3 फाइलम मैंने लिख दिए यहां पर तुम्हारे सामने, सिलेंटेड, टीनोफोन्स, एनिकाइनोडम्स, ये होते हैं भाई रेडियल सिमेट्रिक। डन। आगे बढ़ जाऊं, लास्ट में थर्ड केस डिस्कस कर रहा हूं, और वो कौन सी सिमेट्री है? देखो, ये है बायलेटरल सिमेट्री। बाय का मतलब क्या होता है? टू। तो टू क्या है? नंबर ऑफ प्लेन्स ऑफ डिवीजन है क्या? नहीं, नंबर ऑफ प्लेन्स ऑफ डिवीजन नहीं है टू। टू क्या है? बाय मतलब टू है, लेटरल्स मतलब है साइड्स, टू साइड्स की बात है। तो ये वर्ड थोड़ा सा कंफ्यूज करता है पढ़े लिखे लोगों को, है ना, इसका ध्यान रखना है। तो व्हेन एनिमल्स बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू, कैन बी डिवाइडेड इनटू, body can be divided into two equal parts, two equal sides, right side and left side, through single longitudinal plane, single longitudinal plane। सिंगल लॉन्गिट्यूडनल प्लेन, दैट काइंड ऑफ सिमेट्री इज कॉल्ड, जल्दी बोल के बताओ, दैट काइंड ऑफ सिमेट्री। तो यहां सिंगल लॉन्गिट्यूडनल प्लेन होगा, दैट इज कॉल्ड बायलेटरल सिमेट्री। किसमें मिलने वाली है? प्लेटी हेल्मिन्स टू, बिल्कुल, प्लेटी हेल्मिन्स टू कोऑर्डिनेट्स, प्लेटी हेल्मिन्स से लेकर के कोऑर्डिनेट्स तक ये सिमेट्री मिलेगी। चुप, प्लेटी हेल्मिन्थ्स टू कोऑर्डिनेट्स।
हाँ भाई, जवानों आगे बढ़ जाएं। अच्छा, कुछ कुछ क्वेश्चंस देखो ऐसे, जैसे अगर हम देखें सीक्वेंस के हिसाब से देखें तो स्पॉन्जेस कैसी है, एसिमेट्रिक, ठीक है। सिलेंटेटा टिनोफोरा रेडियल सिमेट्रिक, प्लेटी हेलमिंथीज टू कॉर्डेट्स बायलैटरल सिमेट्रिक। ठीक ठीक बैठ रहा है मामला। हाँ जी, अब मेरी एक बात सुनना और कान खोल के सुनना। सीधे किसी फाइलम में या एनिमल में सिमेट्री पूछ ली जाए, वो क्वेश्चन तो आप कर लोगे, ठीक। अब मैं थोड़ा स्टेटमेंट टाइप के एक दो क्वेश्चन बोलता हूं, ठीक, सुनना ध्यान से। सिलेंटेड टीनोफोन्स एंड इकाइनोडर्म्स आर रेडियल सिमेट्रिक, राइट और रॉन्ग? राइट और रॉन्ग? सिलेंटेड टीनोफोन्स एंड इकाइनोडर्म्स आर रेडियल सिमेट्रिक, राइट और रॉन्ग? जल्दी बोलो। राइट है? किसी को रॉन्ग लग रहा है क्या? बिल्कुल राइट है, परफेक्ट है। ये क्वेश्चन नहीं था, अब क्वेश्चन सुनो। All animals from phylum Platyhelminthes to chordates are bilateral symmetric. All animals from phylum Platyhelminthes to chordates are bilateral symmetric. जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। राइट रॉन्ग? राइट और रॉन्ग? क्यों है रॉन्ग बताना? इकाइनडर्मेटा में क्या दिक्कत है? क्या बात कर रहा है? इकाइनडर्मेटा दिक्कत है क्या? हाँ, क्या दिक्कत है? रेडियल सिमेट्री। अच्छा, कहां देखी तूने रेडियल सिमेट्री? स्टारफिश में। ये तूने जवान देखा है लड़की? ये जवान स्टारफिश देखी, इसका बच्चा नहीं देखा है। बच्चा दिखा है इसका? अबे ये इसका बच्चा ही तो है, ये इसका लार्वा है, ये स्टारफिश का लार्वा है भाई। हाँ जी, लार्वा समझते हो? हाँ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट डेवलपमेंट समझते हो? हाँ, थोड़ा सा सुनो, आगे काम आएगा। इधर देखो सब लोग। जैसे फ्रॉग है, फ्रॉग का फर्टिलाइज्ड एग है, oocyte और स्पर्म के फ्यूजन से जाइगोट बन गया, फर्टिलाइज्ड एग और जाइगोटेड, डन। अब उसका हो रहा है डेवलपमेंट, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, फर्टिलाइज्ड एग का डेवलपमेंट चल रहा है। जिस दिन एग की हैचिंग होगी, वो फटेगा ना, उससे क्या रिलीज होगा? लार्वा, जिसका नाम है टेडपोल। सुन रखा है? फ्रॉग के लाइफ साइकिल में लार्वा बनता है, टेडपोल लार्वा। फ्रॉग का जो टेडपोल लार्वा है ना, वो अपने एडल्ट से, एडल्ट फ्रॉग टोड से काफी डिफरेंट है। एडल्ट फ्रॉग टोड में टेल नहीं होती, टेल एब्सेंट, जबकि लार्वा में क्या होती है? टेल। सुनते जाना। एडल्ट फ्रॉग टोड में रेस्पिरेशन होता है लंग्स या फिर मॉइस्ट स्किन से, जबकि लार्वा में क्या होता है? गिल्स। बच्चा किसका है? औलाद किसकी है? एम्फीबियंस की। लेकिन ज्यादा सिमिलरिटी किससे शो करता है? फिशेस से। हाँ जी, एम्फीबियंस में हार्ट होता है 3 चेम्बर्ड, लेकिन लार्वा में टेडपोल में हार्ट कैसा है? फिशेस की तरह 2 चेम्बर्ड। लार्वा एक्सक्लूसिवली है एक्वेटिक, वाटर में ही रहता है, आउट ऑफ वाटर सर्वाइव नहीं कर सकता। जबकि एडल्ट कैसा होता है? एम्फीबियस, वाटर लैंड दोनों पर रहते हैं, ठीक। लार्वा हर्बीवोरस होता है। एडल्ट कैसा है? एडल्ट फ्रॉग इंसेक्ट्स पर फीड करता है, इंसेक्टिवोरस, कार्निवोरस। लार्वा होता है अमोनोटेलिक। एडल्ट कैसा होता है? यूरियोटेलिक, मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूरिया। छोड़ो ना यार, क्या होता है लार्वा बताओ? लार्वा इज एन इंटरमीडिएट स्टेज विच इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम इट्स एडल्ट इन मॉर्फोलॉजी, हैबिट, हैबिटेट एटसेट्रा। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की एक इंटरमीडिएट स्टेज है लार्वा, जिसका अपना इंडिपेंडेंट क्या होता है? एग्जिस्टेंस। किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, वो फ्रीली अपना फीड करेगा, खाएगा पिएगा, मस्त रहेगा, ठीक। वो एक इंटरमीडिएट स्टेज है। 1-2 महीने के बाद क्या होता है? उस लार्वा में होते हैं मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, और वो टेडपोल लार्वा कन्वर्ट हो जाता है किसमें? एडल्ट फ्रॉग में। समझ गए? लार्वल कैरेक्टर गायब, एडल्ट वाले कैरेक्टर आ जाते हैं, ठीक। दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा इनटू एडल्ट इज कॉल्ड, लार्वा का एडल्ट में ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहलाता है? जल्दी बोलो। मेटामॉर्फोसिस। सुना आपने? मेटामॉर्फोसिस। तो सुनिए, इस तरह के डेवलपमेंट को क्या कहते हैं? एम्फीबियंस में, फ्रॉग में डेवलपमेंट कैसा है? डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है? थ्रू लार्वा जब भी होगा, लार्वा के थ्रू होगा तो वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, ठीक है। एग, फर्टिलाइज एग से निकला लार्वा, 1-2 महीने बाद बना एडल्ट, तो भाई इनडायरेक्ट बना ना यार, ये लार्वा आ गया ना बीच में, इंटरमीडिएट स्टेज आ गई। डायरेक्ट सुना है? ये हैन एग है, मुर्गी का अंडा है, देख फर्टिलाइज्ड एग है, मुर्गी का अंडा है, लड़की दिख रहा है, मुर्गी का अंडा है ये, ठीक। अब जिस दिन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कंप्लीट होगा, ये फटेगा, इससे बेबी बर्ड बाहर आएगा, चिक्स। देखने में कैसा है? एडल्ट बर्ड लाइक। एडल्ट लाइक है कि नहीं? अबे उम्र कम है, छोटा तो होगा ही, गोनेड फंक्शनल नहीं हुए यार, एज कम है ना भाई, ठीक है। तो एग की हैचिंग हो और सीधे एडल्ट लाइक बेबी रिलीज हो जाए, तो ये डेवलपमेंट कैसा है? इसका मतलब लाइफ साइकिल में कोई लार्वा वार्वा नहीं है, इंटरमीडिएट स्टेज नहीं है, डायरेक्ट डेवलपमेंट है ये। समझते हो ये बात? हाँ, तो इकाइनोडर्म जो एनिमल्स होते हैं, इनके लाइफ साइकिल में लार्वा होते हैं, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, और ये इनका लार्वा है। ये मैंने लिखा एडल्ट स्टारफिश, एडल्ट स्टारफिश, इधर देखते जाना सब लोग। ये एडल्ट स्टारफिश है जो तुमने देखी है, ठीक है। और ये क्या है? इसका लार्वा,
ठीक है, ये इसका लार्वा है, ठीक है, लार्वास। चलो आगे बढ़ो। हाँ जी, अब मुझे एक चीज धीरे सी बताना, इकाइनोडर्म्स हैव टू टाइप ऑफ सिमेट्री इन देयर लाइफ साइकिल। मैं ऐसा बोलूं चलेगा? भाई इकाइनोडर्म्स में दो तरह की सिमेट्री है। उनके लार्वा बच्चे कौन सी सिमेट्री शो कर रहे हैं? लार्वा सिमेट्री शो कर रहा है बायलेटरल। आगे बढ़ो। जबकि एडल्ट क्या शो कर रहा है? हाँ, एडल्ट स्टारफिश में सिमेट्री है रेडियल। पक्का? तो इकाइनोडर्म्स आर द ओनली एनिमल्स व्हिच एक्सिबिट टू टाइप ऑफ सिमेट्री इन देयर लाइफ साइकिल। लार्वा शो करता है बायलेटरल सिमेट्री, एडल्ट शो करता है रेडियल सिमेट्री। लार्वा का एडल्ट में ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहलाता है? लार्वा का एडल्ट में ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहलाता है? हाँ, मेटामॉर्फोसिस कहलाता है। आगे आएगा वैसे, मेटामॉर्फोसिस। लार्वा का एडल्ट में ट्रांसफॉर्मेशन मेटामॉर्फोसिस। हाँ जी, जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे, फाइलम इकाइनोडर्मेटा पढ़ोगे, तो वहां ये लिखा हुआ है कि दे हैव टू टाइप ऑफ सिमेट्री, लार्वी आर बायलेटरल सिमेट्रिक, एडल्ट्स आर रेडियल सिमेट्रिक। डन? डन? अब मुझे वो स्टेटमेंट दोबारा बताओ, फिर बोल के सुना रहा हूं मैं। ऑल एनिमल्स फ्रॉम फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस टू कॉर्डेट्स आर बायलेटरल सिमेट्रिक। राइट और रॉन्ग? राइट और रॉन्ग? राइट और रॉन्ग? राइट और रॉन्ग? लड़की बाहर निकाल दूंगा तुझे। राइट और रॉन्ग? राइट है भाई, परफेक्ट है। दिक्कत क्या है तुम्हें? क्या दिक्कत है? चुप। राइट है ये। हाँ जी, तो सुनो मेरी बात। अब तुम कहोगे साहब इकाइनोडर्म्स, अरे भाई इकाइनोडर्म में दोनों तरह की सिमेट्री है ना यार, तो दोनों तरफ कंसीडर होगा ना। मैं एडल्ट लार्वा तो बोल ही नहीं रहा हूं, समझ गए? तो कोई अगर ये कहे कि सिलेंटेड टिनोफॉर्म्स एंड इकाइनोडर्म्स आर रेडियल सिमेट्रिक, राइट है कि रॉन्ग है? राइट है कि रॉन्ग है? राइट है। यानी इकाइनोडर्म्स का मतलब कौन से इकाइनोडर्म्स है? एडल्ट्स। एडल्ट्स में है ना यार रेडियल सिमेट्री। तो एडल्ट बोलो या मत बोलो चलेगा। एडल्ट बोलोगे तब भी ठीक, नहीं बोलो तब भी ठीक। समझ गए? सिर्फ इतना लिखोगे तब भी ये सही है, परफेक्ट है। डन? और कोई ये बोले कि ऑल एनिमल्स फ्रॉम फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस टू कॉर्डेट्स आर बायलेटरल सिमेट्रिक, ये राइट है कि रॉन्ग है? ये भी राइट है ना? क्यों राइट है? होती है क्या बायलेटरल सिमेट्री? हाँ होती है ना। किसमें? लार्वा में। लार्वा में बायलेटरल सिमेट्री होती है। तो जब ये दोनों तरह की सिमेट्री शो कर रहा है तो भाई दोनों तरफ कंसिडर होगा ना यार। बताओ, कोई परेशानी किसी को? बोलो। हाँ जी, मैं लिख देता हूं अलग से, अगर दिक्कत है तो छाप लो, एक बार देख लो इसको। हाँ, मतलब जिसको नोट्स बनाने की आदत हो वो बना ले, मेरे दबाव में नहीं बनाए कि सर देखने आ गए तो मेरे को छापना ही है। ठीक है, तुम्हें जैसे लर्न होता है वैसे कर लो। ठीक है, नॉर्मल चीजें, बेसिक चीजें। हाँ, क्या फैन बंद करना है? बंद कर देते हैं यार। और बता, कुछ चाय पानी कोई व्यवस्था कराऊं? ए बेटा, चाय कॉफी कुछ और? हाँ भाई, हो गया? थैंक यू तो बोल देना लायक। ओ, इतनी गहराई से क्या डायग्राम बनाना है? छाप ले। अब तू इसको चला के ही छोड़ेगा? उसकी टांगों को ठीक कर रहा है, वो चल पड़ेगा क्या? आगे बढ़ जाए। तो सिमेट्री की हमने बात की, और इसमें बस ध्यान रखने वाली बात वही है, जो बच्चे गड़बड़ करते हैं वो कहां करते हैं? इकाइनोडर्म्स को लेके गड़बड़ करते हैं। ठीक, मैं यहाँ एडल्ट लिखूं ना लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इकाइनोडर्म्स दोनों टाइप की सिमेट्री रखते हैं, इसलिए दोनों में कंसिडर होंगे। आगे बढ़ जाएं बच्चे। तो एक बात अलग से ध्यान रखनी है, बड़ी स्पेशल सी बात है, और वो है कि इकाइनोडर्म्स शो बोथ बायलेटरल एंड जल्दी बोलो, रेडियल सिमेट्री। डायग्राम में लिखा हुआ है
ठीक है, हाँ जी, लार्वा में क्या होती है बायलेटरल, एडल्ट में क्या होती है रेडियल। तो दोनों तरह की सिमेट्री शो करते हैं, तो इसलिए दोनों तरफ कंसिडर होंगे। ठीक, लेकिन कई बार स्टेटमेंट लिखने वाला उल्टा लिख देता है। ठीक है, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट और फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इस तरह का कुछ रहता है, उल्टा लिख देता है। इन एकाइनोडर्म्स लार्वी आर रेडियल सिमेट्रिक एंड एडल्ट्स आर बायलेटरल सिमेट्रिक। ठीक है, ये राइट है कि रॉन्ग है? ये राइट है कि रॉन्ग है? जल्दी बोलो, पक्का रॉन्ग है? पक्का, हाँ। फाइंड द ऑड वन आउट विद रेस्पेक्ट टू सिमेट्री, सुना ध्यान से, फाइंड द ऑड वन आउट विद रेस्पेक्ट टू सिमेट्री। सुन लेगी लड़की ध्यान से, एस्केलमेंथिस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा। अब बताओ, ठीक है, अब बताओ, एस्केलमेंथिस, ठीक है, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा। फाइंड द ऑड वन आउट विद रेस्पेक्ट टू सिमेट्री। तो अब आप क्या सोचोगे यार, कोऑर्डिनेट से लेकर के लाइक सॉरी प्लेटिहेल्मिन्थेस से कोऑर्डिनेट सब बायलेटरल सिमेट्रिक होते हैं, ठीक है, लेकिन साथ में ये भी सोचोगे कि इकाइनोडर्म्स जो है ना, इकाइनोडर्म्स तो दोनों तरफ आते हैं, रेडियल सिमेट्री भी होती है, एडल्ट्स तो रेडियल सिमेट्री भी होता है। तो अगर हम एडल्ट्स के रेस्पेक्ट में देखें तो फर्स्ट थ्री ग्रुप तो बायलेटरल सिमेट्रिक है, लेकिन इसके एडल्ट्स में कौन सी सिमेट्री होती है, रेडियल। ठीक है, पहचान लोगे, इतना कर लोगे, इतना दिमाग लगा लोगे, ठीक है ना। ये तो बहुत एक्सट्रीम लेवल की बात कर दी अपन ने। ठीक है, एग्जामिनर तो आजकल यहां तक पहुंच ही नहीं पा रहा है, वो तो एनसीईआरटी के ऐसे इधर से सेंटेंस छापता है, उधर से एग्जांपल छाप देता है। जैसे किसी फाइल में फीचर उठा लिया, ऊपर से एग्जांपल उठा लिया, नीचे से चिपका दिया आमने सामने, ये लो। ठीक, ये चल रहा है। आगे बढ़ जाए बच्चे, चलो मैं चेंज कर रहा हूं उसको। नेक्स्ट फीचर हम ले रहे हैं जर्म लेयर्स। जानते हो आप जर्म लेयर्स क्या होती है, बताओ? बेहतरीन, मतलब घर में जैसे छोटे भाई बहन होते हैं, कोई पूछने आ गया तुझसे जर्म लेयर क्या होती है, तो शुरू हो जाएगा एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, भाग जाएगा बच्चा वहां से। कुछ समझा के बोलो यार, ऐसे क्या बोलते हो? है एम्ब्रायोनिक जो डेवलपमेंट होता है उसकी कुछ स्टेजेस होती है, ठीक है, हाँ जी। जैसे सपोज कीजिए जाइगोट, जाइगोट कैसे होता है? इट इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ oocyte एंड स्पर्म। तो oocyte एग और स्पर्म के फ्यूजन से बना जाइगोट, सब जो पहचानते हो उसको। तो जाइगोट से क्या होता है, फिर उसमें डिवीजन होते हैं। फर्स्ट डिवीजन होगा 2 सेल बनेगी, सेकंड डिवीजन होगा 4, 8, 16, ऐसे सेल्स बनती जाएगी, सेल का नंबर बढ़ता जाएगा। और ये माइटोटिक डिवीजन होते हैं, ठीक है, क्विक सक्सेशन में होते हैं, तेजी से होते हैं। इनको कहते हैं क्लीवेटिक डिवीजन, सुना कभी आपने? ह्यूमन रिप्रोडक्शन करके चैप्टर आएगा 12th वाले सिलेबस में, तब बताएंगे ये बात। तो अभी फिलहाल इधर देखो, जाइगोट जो कि एक सिंगल सेल था, उसमें डिवीजन हो रहे हैं, ठीक है, 2, 4, 8, 16 सेल स्टेज बन गई, सेल्स का मास बन गया। पता है उस मास को क्या कहते हैं? सॉलिड मास को। 8 to 16 सेल्स के सॉलिड मास को क्या कहते हैं? मोरुला। चुप, मोरुला क्या बोलते हैं? मोरुला, गड़बड़ नहीं करना है, ठीक। अब वो मोरुला तो हुआ सॉलिड मास, उससे फिर होलो बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनती है, जिसमें पेरीफेरी पर सेल्स अरेंज हो जाती है, बीच में कैविटी आ जाती है, फोटो डायग्राम याद आ रहा हो तो होलो बॉल लाइक स्ट्रक्चर कौन सी बनती है? ब्लास्टुला। ब्लास्टुला, जो हमारे अंदर क्या कहते हैं उसको? ब्लास्टोसिस्ट, जो यूट्रस की वॉल से जाके अटैच होता है, इंप्लांटेशन होता है, ठीक। आगे बढ़ो, फिर उससे नेक्स्ट स्टेज में पता है क्या बनता है? जितनी भी सेल्स होती है एम्ब्रियोनिक सेल्स, वो हमारे अंदर 3 लेयर्स में अरेंज हो जाती है। एक लेयर को कहते हैं एक्टोडर्म, दूसरी को कहते हैं मेसोडर्म, तीसरी को कहते हैं एंडोडर्म। इस 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर को, एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? गैस्ट्रुला। चलो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की स्टेजेस सुनाओ मुझे, फटाफट सुनाओ और सही सीक्वेंस से सुनाओ। क्या क्या बनता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में? जाइगोट, जाइगोट से मोरुला, मोरुला से ब्लास्टुला, होलो बॉल लाइक स्ट्रक्चर, उससे गैस्ट्रुला, ठीक है। गैस्ट्रुला स्टेज में जितनी सेल्स होती है कितनी लेयर में अरेंज हो जाती है? 3। इन लेयर्स को जर्म लेयर्स कहते हैं। तो लेयर्स ऑफ एम्ब्रियोनिक सेल्स दैट अपीयर्स फर्स्ट ड्यूरिंग व्हिच स्टेज? गैस्ट्रुला स्टेज। गैस्ट्रुला स्टेज क्या करती है? ये एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, दे गिव राइज टू ऑल टिश्यूज और ऑर्गन्स इन ए फुल्ली फॉर्म्ड ऑर्गेनिज्म। उससे पूरा का पूरा एम्ब्रियो डेवलप होगा, सारे टिश्यूज और ऑर्गन्स डेवलप होंगे। तभी तो हम कहते हैं सम ऑफ आर ऑर्गन्स आर एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। वो किससे बने? गैस्ट्रुला स्टेज की एक्टोडर्म से बने, आउटर लेयर से बने। सम आर मेसोडर्मल, ओरिजिन बताते नहीं बताते, वो मेसोडर्म से बने। सम आर एंडोडर्मल, तो इन 3 जर्म लेयर से सारे टिश्यूज और ऑर्गन्स डेवलप होंगे, पक्की बात है। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है? लोअर एनिमल जो होते हैं ना, स्पॉन्जेस, सिलेंटेड, टीनोफोरम्स, इनमें सिर्फ 2 ही जर्म लेयर्स होती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म। क्या नहीं होती? मेसोडर्म। क्या कहते हैं इनको? ट्रिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक,
इनको डिप्लो, डिप्लो मतलब डबल, डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं, एनिमल विद 2 जर्म लेयर्स। जबकि हायर एनिमल्स क्या होते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक विद 3 जर्म लेयर्स। चलेगा? इतना सा डिफरेंस है, दो टर्मिनोलॉजी है, फटाफट समझ लो। चेंज कर दूं इसको? चलिए, तो हम बात कर रहे थे, एक सेकंड, थर्ड फीचर हमने उठाया जर्म लेयर्स। जर्म लेयर्स, हाँ जी, किस स्टेज में अपीयर होती है जर्म लेयर्स बताना? हाँ, दे डेवलप्स और अपीयर्स एट विच स्टेज? गैस्ट्रुला स्टेज ऑफ एम्ब्रियो, गैस्ट्रुला स्टेज ऑफ एम्ब्रियो और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियो की गैस्ट्रुला स्टेज में अपीयर होती है ये, ठीक है ना, जर्म लेयर्स। हाँ जी, एनिमल हैविंग 2 जर्म लेयर क्या कहलाते हैं? लोअर एनिमल्स, बोल के बता दो। डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लो मतलब डबल, ब्लास्टिक मतलब जर्म लेयर्स विद 2 जर्म लेयर्स। और हायर एनिमल्स क्या कहलाते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक विद 3 जर्म लेयर्स, ट्रिप्लोब्लास्टिक विद 3 जर्म लेयर्स। लो मैं एक फोटो बनाता हूं, देखना, ऐसे ही फोटो बना दिया मैंने। देखो ये जितनी सेल्स है 2 लेयर्स में अरेंज्ड हो गई, यहां जितनी सेल्स है वो 3 लेयर्स में अरेंज्ड हो गई। ये मैंने तीसरी लेयर भी बना दी, बहुत गंदी बनी। हाँ भाई, सभी लोग मेरी तरफ देखेंगे एक बार के लिए। सुनो, जैसे हम लोअर एनिमल्स की बात करेंगे तो यहां पर 2 लेयर्स में जितनी भी सेल्स होती है 2 लेयर में अरेंज हो जाएगी। आउटर लेयर को क्या कहते हैं बोल के बताओ? एक्टोडर्म। डर्म वर्ड का मतलब होता है लेयर, एक्टो मतलब आउटर, तो ये आउटर लेयर है, आउटर लेयर ऑफ सेल्स। डन। और गैस्ट्रुला स्टेज की बात चल रही है, एम्ब्रियोनिक स्टेज के डायग्राम है ये। इनर लेयर को क्या बोलते हैं बोलो? एंडोडर्म। एंडो मतलब इनर और डर्म मतलब है लेयर, ठीक, इनर लेयर। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में ये इनर लेयर है, गैस्ट्रुला स्टेज की इनर लेयर है। तो एक्टोडर्म एंडोडर्म तो हो गई, चलो आगे बढ़ो। यहां पर पता है क्या होता है? इन दोनों लेयर के बीच में एक जिलेटिनस मास होता है, जेली लाइक मटेरियल होता है। देखो, जेली लाइक मटेरियल, जिलेटिनस मटेरियल। कहां से आया ये जिलेटिनस मटेरियल? ठीक है, और इसका काम है इट होल्ड्स बोथ द लेयर्स टुगेदर, दोनों लेयर को चिपका के रखता है। फेविकोल है ये। कहां से आया? इन दोनों लेयर की सेल्स ने ही सिक्रीट किया, इस लेयर की सेल्स ने ये सिक्रीट किया और दोनों लेयर को होल्ड करके रखता है। क्या इसमें, इस जेली लाइक लेयर में कोई सेल्स होती है? एम्ब्रियोनिक स्टेज में तो नहीं होती, बट एडल्ट स्टेज में हो सकती है। एडल्ट में स्पंज के अंदर होती है कुछ सेल्स, ठीक है, हो सकती है बिल्कुल। लेकिन वो सेल जो होगी, जैसे मान लो ये सेल है इसमें एडल्ट स्टेज में, देख लो इधर, तो ये सेल कहां से आई? या तो ये ओरिजिन में कैसी है? एक्टोडर्मल, आउटर लेयर से टूट के आई है, या फिर एंडोडर्मल है, इनर लेयर से टूट के आई है। क्या ये मीजोडर्म से डेवलप हुई है बोल के बताना? मीजोडर्म तो होती नहीं है, समझ गए? तो इन एनिमल्स में मीजोडर्म नहीं होती, मिडिल लेयर नहीं होती एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में। डन। तो क्या होता है? दोनों के बीच में एक जिलेटिनस मास होता है, इसका नाम देते हैं हम सिलेंटेड एनिमल में, इसको कहते हैं मीजोगिलिया। क्या कहते हैं? मीजोगिलिया। या फिर स्पंज में इसको कह देते हैं मीजनकाइम। ज्यादा फेमस मीजोगिलिया है, मीजनकाइम भी वर्ड यूज करते हैं। क्या होता है, कोई पूछे तो भाई मीजोगिलिया मीजनकाइम बोल के बताना। ये है बेसिकली, बेसिकली कैसा होगा? सेलुलर की नॉन सेलुलर लेयर? नॉन सेलुलर, सेल्स नहीं होती, बेसिकली नॉन सेलुलर जिलेटिनस मटेरियल है ये, जेली लाइक मटेरियल है, जिलेटिनस मैट्रिक्स और मटेरियल विच होल्ड्स बोथ लेयर्स टुगेदर। ये कहानी है। हाँ भाई, इधर देखना एक बार वापस, ये मीजोगिलिया मीजनकाइम मीजोडर्म से कैसे डिफरेंट है? कैसे डिफरेंट है? हाँ जी, मैंने कहा ना हर बार कि डर्म का मतलब क्या होता है? लेयर। ये लेयर है भाई साहब, ये सेल की लेयर है, सेल्स की लेयर है। डर्म, मीजोडर्म, ये सेल की लेयर है, जबकि इसमें सेल्स नहीं है, ये जिलेटिनस मटेरियल है, दोनों को होल्ड करके रखता है। समझ गए? हाँ, तो एनिमल्स में अगर मीजोडर्म प्रेजेंट होगी तो क्या कहलाएंगे वो? ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब है विद ऑल 3 जर्म लेयर्स। Animals with all 3 germ layers, those animals which have all 3 germ layer, ectoderm, mesoderm, endoderm in their gastrula stage, they are called triploblastic. ठीक? And then animal's body consists of 2 layers, ectoderm, endoderm with an intervening mesoglia.
बीच में डम नहीं, क्या मीजोग्लिया, जिलेटिनस मेटेरियल हो बीच में, तो वो क्या कहलाते हैं? डिप्लोब्लास्टिक। इनमें मीजोडर्म एब्सेंट होती है। डन। तो फर्स्ट थ्री फाइलम बोल दो, डिप्लोब्लास्टिक कौन कौन है बोल के बताओ एग्जांपल। फर्स्ट थ्री फाइलम बोलो। एनिमल विद टू जर्मलियस, पोरीफेरा, नेक्स्ट सिलेंटेटा, नेक्स्ट टीनोफोरा। पोरीफेरा टू टीनोफोरा चलेगा? मैंने सीधा लिख दिया पोरीफेरा टू टीनोफोरा, स्पॉन्जेस टू टीनोफोरा। नेक्स्ट फाइलम कौन सा होगा? प्लेटीहेल्मिन्थीज। प्लेटीहेल्मिन्थीज से लेकर के कहां तक चले जाइए? कॉर्डेट्स तक। प्लेटीहेल्मिन्थ्स टू कॉर्डेट्स। प्लेटीहेल्मिन्थीज टू कॉर्डेट्स, ये एनिमल्स कैसे होंगे? ट्रिप्लोब्लास्टिक। कैसे ये एनिमल्स? ट्रिप्लोब्लास्टिक विद ऑल थ्री जर्म लेयर्स। आगे बढ़ जाए। तो एनसीईआरटी का डायग्राम अगर उठा के मैं दे दूं तो पहचान लोगे? हाँ जी। तो एनसीईआरटी के डायग्राम में पहचानना, सुनो, यहां पर सेल्स की लेयर दी होगी, एक्टोडर्म को ऐसे सेल की लेयर बनाई होगी, एंडोडर्म में भी सेल की लेयर दिखेगी, यूं यूं यूं, समझ गए? सेल की लेयर दिखेगी ऐसे, ठीक है? मैं तो थोड़ा फटाफट बनाने के चक्कर में ऐसे बना दिया। इन दोनों के बीच में एक कलर दिखेगा, बस सेल नहीं दिखेगी, सिर्फ एक कलर दिखेगा, वो जिलेटिनस मास है, उसमें सेल नहीं है, तो समझ जाना डिप्लोब्लास्टिक है। और जब बीच में भी सेल्स बनी हो तो फिर समझ जाना क्या है? ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल है, मीजोडर्म है। तो डर्म होती है लेयर ऑफ सेल्स, पहचान लोगे? आगे बढ़ जाए। अब छोटे छोटे क्वेश्चन का आंसर तो ऐसे नहीं। तो बताइए, ड्यूरिंग कोर्स ऑफ इवोल्यूशन मीजोडर्म अपीयर्ड फर्स्ट इन पोरीफेरा, सिलेंटेडा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज। फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल कौन हुए? फर्स्ट बायलेटरल सिमेट्रिक एनिमल कौन हुए? प्लेटीहेल्मिन्थीज। इतना सोच क्या रहे हो? अभी तो पढ़ा है थोड़ी देर पहले। हाँ जी। तो जो प्लेटीहेल्मिन्थीज है, फ्लैटवर्म्स, दे वर द फर्स्ट बायलेटरल सिमेट्रिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। डन। ठीक है? प्लेटीहेल्मिन्थीज टू कोऑर्डिनेट ऑल एनिमल्स, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है, बायलेटरल सिमेट्रिक होते हैं, और ये सारे एनिमल अभी पढ़ रहे हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक भी होते हैं। ठीक है ना? क्लियर है? दो स्टेटमेंट बोलूं? हाँ सुनो। ऑल ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स आर बायलेटरल सिमेट्रिक, राइट और रॉन्ग? ऑल ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स आर बायलेटरल सिमेट्रिक, राइट और रॉन्ग? राइट है? उल्टा कर रहा हूं। ऑल बायलेटरल सिमेट्रिक एनिमल्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, राइट और रॉन्ग? राइट और रॉन्ग? राइट और रॉन्ग? ये भी राइट है ना भाई, क्या ही दिक्कत है? मतलब पहला राइट हो गया तो दूसरा रॉन्ग होगा, जरूरी है ऐसा? तो प्लेटीहेल्मिन्थीज टू कोऑर्डिनेट सब ट्रिप्लोब्लास्टिक है यार, और सब बायलेटरल सिमेट्रिक है, क्या ही दिक्कत है? घुमाते रहो इधर उधर। ठीक है ना? हाँ जी। चलिए, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हम ले रहे हैं, बॉडी कैविटी एंड सीलोम की हम बात कर रहे हैं। कभी सुना आपने बॉडी कैविटी या सीलोम? जिसके बिहार पर एनिमल्स को थ्री पार्ट में डिवाइड करते हैं, क्या क्या बोलते हैं? एसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट एंड सिलोमेट। डन। ठीक है? चेंज कर दूं जवान? बहुत बिजी चल रहा है। हाँ भाई इधर देखो। तो हम बात कर रहे हैं बॉडी कैविटी और सीलोम की। कोई मुझे डिफरेंस बताएगा? एक्चुअली दीज टू टर्म्स बॉडी कैविटी एंड सीलम आर यूज्ड एज साइनोनिम्स। बोलते वक्त हम सोचते नहीं क्या बोल रहे हैं, मन होता है बॉडी कैविटी बोलते हैं, मन होता है सीलोम बोलते हैं। ठीक है? एक ही मीनिंग है, साइनोनिम्स है दोनों, समझ गए? लेकिन दोनों में टेक्निकल डिफरेंस है, बायोलॉजिकल डिफरेंस है। मैं डिफरेंस समझा रहा हूं, समझने की कोशिश कर लेना। ठीक है? हमेशा बॉडी कैविटी को सीलोम नहीं बोल सकते। ठीक? हाँ जी। आइए इधर, नेक्स्ट फीचर है बॉडी कैविटी एंड सीलोम। मैंने लिखा बॉडी कैविटी वर्सेस सीलोम। ठीक है? मैं तीन फाइलम एक साथ लेके चलूंगा, मेरी तरफ देखो। प्लेटीहेल्मिन्थीज एक लूंगा फ्लैटवर्म, एस्केल्मिन्थीज एक लूंगा राउंडवर्म, और फिर लूंगा एनेलिडा अर्थवर्म। फ्लैटवर्म, राउंडवर्म, अर्थवर्म, चलेगा? तीन फाइलम एक साथ लेके चलूंगा, कुछ नहीं करना है आपको, बस शांति से बैठो और मेरी तरफ देखो। आ जाइए, ये छोड़ रहा हूं मैं, ब्लैंक छोड़ रहा हूं। ठीक है? एक स्लाइड और ऐड की। हाँ जी। एनालिड्स बोलते ही अर्थवर्म याद आया सबको, चमका अर्थवर्म। हाँ जी। तो ये मैंने अर्थवर्म लिया, सब लोग देखेंगे बोर्ड पे, ये अर्थवर्म है। बॉडी कैसी होती है? लॉन्ग सिलेंड्रिकल बॉडी होती है अर्थवर्म की, जानते हो सब लोग? इलोंगेटेड सिलेंड्रिकल बॉडी होती है, पेन की तरह आपके। ठीक है? और लॉन्ग ट्यूबुलर क्या होगी इसके अंदर? एलिमेंट्री कैनाल, रिफिल की तरह। तो अंदर एलिमेंट्री कैनाल होगी, एक एंड पर क्या होगा? माउथ, दूसरे एंड पर क्या होगा? एनस।
अगर क्रॉस सेक्शन लेंगे तो कैसे अपीयर होंगे क्रॉस सेक्शन में? ये है इसका बॉडी वॉल, देखना सब लोग, ये है इसकी बॉडी वॉल, दिख रही है सबको? ये बॉडी वॉल है अर्थवर्म की, और सेंटर में क्या होगी? एलिमेंट्री कैनाल। मैं ओरिजिन सुनाता हूं, जो इसकी बॉडी वॉल। अच्छा, ये एनालिड है, अर्थवर्म का क्रॉस सेक्शन है, ये अर्थवर्म का क्रॉस सेक्शन है, मेरी तरफ देखते रहना, ठीक है? आपको पता है एनालिड एनिमल अर्थवर्म्स ये कैसे होंगे? डिप्लोब्लास्टिक या ट्रिप्लोब्लास्टिक? प्लेटी हेलमिंथी से आगे सब कैसे होते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक, 3 जर्म लेयर वाले, याद है सबको? हाँ, तो मेरी तरफ देखो एक बार, ये जो बॉडी वॉल है ये पता है एम्निक स्टेज की कौन सी लेयर से बनी? ये बॉडी वॉल बनी एम्निक स्टेज के एक्टोडर्म से। तो ओरिजिन में कैसी होगी बोल के बताओ? एक्टोडर्मल, एक्टोडर्मल। ये जो एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल, ये ओरिजिन में पता है कैसी है? एंडोडर्मल, 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 एम्निक एंडोडर्म से बनी है। तो एक एक्टोडर्म से बनी, ये एंडोडर्म से बनी, ठीक? अब आइए इधर, सब लोग मेरी तरफ देखते जाइए। हमने लिया क्रॉस सेक्शन किसका? अर्थवर्म का। पहले तो मुझे एक बात सुना दो, अर्थवर्म का अगर क्रॉस सेक्शन लेंगे, ऐसे काटेंगे, बोलो बॉडी में से क्या फ्लूइड निकलेगा? नहीं निकलेगा? फ्लूइड फ्लोज आउट, फ्लूइड बाहर आ जाएगा, फ्लूइड बाहर आ जाएगा, ठीक? तो सबसे पहले बोर्ड पे नजर डालो, ये जो फ्लूइड फिल्ड स्पेस है ना, इसको क्या कहते हैं? इसको बॉडी कैविटी कहते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले सीलोम बाद में बताऊंगा, पहले बॉडी कैविटी समझो। A fluid filled space present between body wall and alimentary canal is called body cavity. Body cavity क्या होता है? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एलिमेंट्री कैनाल के बाहर और बॉडी वॉल के अंदर जो फ्लूइड फिल्ड स्पेस होता है उसको बॉडी कैविटी कहते हैं। फ्लूइड को क्या कहेंगे? बॉडी फ्लूइड। इस बॉडी फ्लूइड में पड़े रहेंगे अदर ऑर्गन्स, दूसरे ऑर्गन पड़े हुए हैं। पता चला यहां पर जैसे एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो पड़ा हुआ है, ठीक है? नेफ्रिडिया वगैरह पड़े हुए हैं, ठीक है? और दूसरे ऑर्गन्स पड़े हुए हैं, कुछ भी है ना, हार्ट पड़ा हुआ है, हार्ट है, टेस्टिस है, ओवरी है, दूसरे ऑर्गन पड़े हुए हैं। अरे इसकी बात छोड़ो, तुम तो अपनी बात कर लो यार। हमारे दो ऑर्गन के बीच में जो स्पेस होता है उसके बीच में क्या रहेगा? इन बिटवीन टू ऑर्गन अगर स्पेस बचता है तो उसमें क्या रहता है? वैक्यूम, एयर या फ्लूइड? फ्लूइड होता है ना यार। हाँ, तो बॉडी फ्लूइड होता है ये। कैविटी को बॉडी कैविटी कहेंगे और फ्लूइड को क्या कहेंगे? बॉडी फ्लूइड। चलेगा? अब धीरे से मेरी तरफ देखो। हाँ भाई, एक्टोडर्म की जो लेयर थी उससे बॉडी वॉल बन गई, एंडोडर्म से बन गई एलिमेंट्री कैनाल। मीजोडर्म होती है क्या इसमें? होती है एनलीड्स में? हाँ होती है। तो मीजोडर्म यहाँ 2 लेयर के फॉर्म में प्रेजेंट होती है। एक मीजोडर्म की आउटर लेयर तो क्या करती है? बॉडी वॉल को लाइन कर लेती है। लाइनिंग समझते हो? होलो ऑर्गन की जो इनरमोस्ट लेयर होती है वो लाइन करती है ना? लाइनिंग कहलाती है। जैसे इस रूम में प्लास्टर लगा हुआ है, दीवारों पे ऐसे ऐसे ऊपर प्लास्टर लगा हुआ है, समझ गए? तो ये क्या हो गई? लाइनिंग। तो बॉडी वॉल की इनर लेयर, बॉडी वॉल को अंदर से मीजोडर्म की एक लेयर ने क्या कर रखा है? लाइन, ठीक? कवरिंग क्या होती है? ऑर्गन के बाहर जो लेयर होती है आउटर मोस्ट, वो कवरिंग कहलाती है ना? तो एक मीजोडर्म की लेयर ने एलिमेंट्री कैनाल को क्या कर लिया? कवर कर लिया। अब देख के बताओ, मीजोडर्म 2 लेयर है, एक बॉडी वॉल को लाइन कर लेती है, चिपक जाती है बाहर की तरफ, एक एलिमेंट्री कैनाल को कवर कर लेती है। तो अब ध्यान से देख के बताओ इस कैविटी को, ये जो कैविटी है जिसको बॉडी कैविटी कह रहे थे, when it is lined by mesoderm on both side, दोनों तरफ से mesoderm से lined हो, covered हो, now it's said to be, then it's said to be coelom। तो ऐसी बॉडी कैविटी जो mesoderm से कवर्ड होती है, दोनों तरफ mesodermal epithelium से कवर्ड होती है, आप उसको क्या बोल सकते हैं? सीलोम। पता है इन mesodermal लेयर को क्या कहते हैं? इनको कहते हैं पेरिटोनियम। क्या? पेरिटोनियम। आउटर को कहते हैं पेराइटल पेरिटोनियम। आउटर जो लेयर है बॉडी वॉल को लाइन कर रही है, पता है क्या कहते हैं? जल्दी बोल के बताओ। पेराइटल पेरिटोनियम। हिलना नहीं है, हिलना नहीं है, पेराइटल पेरिटोनियम। इनर को क्या कहते हैं? जो एलिमेंट्री कैनाल को कवर करती है, इसको कहते हैं विसरल पेरिटोनियम। विसरल पेरिटोनियम। क्या है ये पेरिटोनियम भाई? बता देना एक बार। ये मीजोडर्मल लेयर है, मीजोडर्म है, मीजोडर्मल लेयर है ये दोनों की दोनों, ठीक? हाँ जी। कैविटी का क्या नाम दिया? कैविटी को दोबारा बोल के बताओ। इसको कहते हैं सीलोम। क्या कहते हैं इसको? कैविटी को सीलोम। हाँ जी। और इसमें जो फ्लूइड है उस फ्लूइड को क्या कहते हैं? सीलोमिक फ्लूइड। सीलोमिक फ्लूइड। तो यहाँ फ्लूइड भरा पड़ा है, सीलोमिक फ्लूइड। अगर इसको बॉडी कैविटी कह रहे थे तो बॉडी फ्लूइड कह रहे थे, सीलोम बोलोगे तो सीलोमिक फ्लूइड बोल देंगे। फ्लूइड तो फ्लूइड है, करेगा क्या? बताओ क्या करता है? काम बताओ, इस फ्लूइड के काम बताओ। सीलोम और सीलोमिक फ्लूइड होना ये एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से एडवांस कैरेक्टर है। कैसे? कैसे? नंबर 1, ये जो फ्लूइड का प्रेशर होता है उसकी वजह से एनिमल की शेप क्या रहती है? मेंटेन्ड, ठीक है? अर्थवर्म में कोई हार्ड स्केलेटल एलिमेंट नहीं है। ये जो फ्लूइड है इसका जो प्रेशर है वही इसकी शेप को क्या करता है? मेंटेन। इसको हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन कहते हैं।
कि बॉडी में प्रेजेंट फ्लूइड, हाइड्रो फ्लूइड जब स्केलेटन का काम करे, शेप को मेंटेन करे, तो उसको हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन कहते हैं। बोलो बेनिफिट पहला नजर आया कि नहीं? नंबर 2, अगर कोई बाहर से एक्सटर्नल इंजरी हो जाए, थोड़ा दबाव आ जाए, है ना, थोड़ा दबाव आ जाए, तो क्या होगा? इंटरनल ऑर्गन प्रोटेक्टेड रहेंगे कि नहीं रहेंगे? कैसे? क्योंकि ये जो फ्लूइड है ना, ये फ्लूइड उसको शॉक को एब्जॉर्ब कर लेगा, सीधे इंटरनल ऑर्गन डैमेज नहीं होंगे। तो बताइए इंटरनल ऑर्गन्स के लिए शॉक एब्जॉर्ब का काम कर रहा है कि नहीं? उनको ड्राई होने से रोक रहा है कि नहीं? उनको मॉइस्चर कंटेंट दे रहा है, फ्लूइड मीडियम दे रहा है, ड्राई होने से रोक रहा है। ठीक, तो सीलोम या सिलोमिक फ्लूइड होना कैसा कैरेक्टर है? प्रिमिटिव की एडवांस? एडवांस कैरेक्टर है। इससे इंटरनल ऑर्गन ज्यादा प्रोटेक्टेड रहेंगे। ठीक है, मॉइस्चर मिलता रहेगा, फ्लूइड मीडियम मिलता रहेगा, उसके लिए शॉक एब्जॉर्ब का काम भी करता रहेगा। डन? हाँ जी। तो क्या क्या करता है सीलोमिक फ्लूइड बताइए? सीलोम कहते हैं कैविटी को, ठीक है, और इसमें प्रेजेंट फ्लूइड सीलोमिक फ्लूइड क्या क्या करता है? इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग, इट मेंटेन्स, जल्दी बोलो, बॉडी शेप, बॉडी शेप को मेंटेन करता है, स्केलेटन का काम करता है। ठीक, और बताइए, एंड ऑल्सो एक्ट्स एज शॉक एब्जॉर्बर, शॉक एब्जॉर्बर, ये शॉक एब्जॉर्बर का भी काम करता है। कोई एक्सटर्नल इंजरी हो तो उससे एनिमल को प्रोटेक्ट भी करता है। ठीक, हाँ जी। ये हमने बात की किसकी? एनालिड्स की। अगर मैं इससे पहले चले जाऊं, अर्थवर्म से पहले चले जाऊं, राउंड वर्म, उससे भी पहले चले जाऊं, किसमें? फ्लैट वर्म। 2 मिनट का टाइम लगेगा, मैं सर को बोल दूंगा 5 मिनट लेट आएंगे क्लास में। आ जाओ, पहले वो कंडीशन सुनाओ, सीलोम क्या होती है, पहले वो कंडीशन सुनाओ मुझे। सीलोम होने के लिए 2 कंडीशन, कौन कौन सी 2 कंडीशन? पहली चीज होनी चाहिए बॉडी कैविटी, क्या होनी चाहिए बोल के बताओ? बॉडी कैविटी। ठीक, और सेकंड कंडीशन क्या है? फिर वो लाइंड होनी चाहिए किससे? मीजोडर्म, बॉडी कैविटी विद मीजोडर्मल लाइनिंग, दैट इज कॉल्ड सीलोम। इस मीजोडर्मल लाइनिंग को क्या कहते हैं? पेरिटोनियम। बोलो ये 2 कंडीशन सबको समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? तो सीलोम होने के लिए 2 कंडीशन है भाई, बोर्ड पे देख ले, अच्छे से देख ले। ठीक है, पहली चीज बॉडी वॉल एलिमेंट्री कैनाल के बीच फ्लूइड फिल्ड स्पेस होना चाहिए, बॉडी कैविटी होनी चाहिए, और सेकंड थिंग वो दोनों साइड से किससे लाइंड होनी चाहिए? मीजोडर्म से। अब मैं 3 फाइलम एक साथ उठा रहा हूं, देखो मेरी तरफ देखते जाओ, सुना रहा हूं भाई मैं कहानी। तो बॉडी कैविटी और सीलोम के बिहाफ पर एनिमल्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। पहली कैटेगरी आपके सामने है, एक वर्ड यूज करते हैं एसिलोमेट। कौन सा वर्ड यूज करते हैं बोल के बताओ? एसिलोमेट। ठीक है, फिर दूसरा वर्ड यूज करते हैं क्या? स्यूडोसिलोमेट। जल्दी बोलो, स्यूडोसिलोमेट, एनिमल विद स्यूडोसील। और थर्ड है सिलोमेट, जो उधर चला गया एनलीड, अगली स्लाइड में एनलीड, चिंता ना करो आ जाएगा, एक स्लाइड में 3 आ नहीं सकते थे। तो एक बार मेरी तरफ देखो तो, हाँ भाई, फ्लैटवर्म, राउंडवर्म, और आगे है कौन? अर्थवर्म। तो पहले फ्लैटवर्म को देखो, क्या होते हैं बेचारे, जल्दी बोलो? पापड़ होते हैं, डोर्सोवेंट्रली फ्लैट बॉडी होती है। तो मैं उनका क्रॉस सेक्शन बना रहा हूं, देखो फ्लैटवर्म का क्रॉस सेक्शन बनाया, ये बॉडी डोर्सोवेंट्रली फ्लैट, ये क्या है? बॉडी वॉल। ठीक, ये क्या है? एलिमेंट्री कैनाल। अच्छा राउंड वर्म बताओ, ये क्या है भाई? ये क्रॉस सेक्शन में कैसे अपीयर होते हैं, जल्दी बोलो? राउंड अपीयर होते हैं। ठीक, ये क्या है इनकी? एलिमेंट्री कैनाल है। चलो मैं दोनों के बारे में लिखता हूं। बॉडी वॉल ओरिजिन में कैसी है? थोड़ी देर पहले भी तो लिखा था, बॉडी वॉल है ओरिजिन में एक्टोडर्मल, एम्निक एक्टोडर्म से बनी है, ये बॉडी वॉल है। ठीक, ये क्रॉस सेक्शन है फ्लैट वर्म का, और ये क्रॉस सेक्शन है किसका? राउंड वर्म का। सुनते जाना, ये राउंड वर्म का क्रॉस सेक्शन है, देखते जाओ इधर। हाँ जी, ये बॉडी वॉल है, दोनों की एक्टोडर्मल है, और ये है एलिमेंट्री कैनाल। ये क्या है भाई, जल्दी बोलो? ये है एलिमेंट्री कैनाल। हाँ जी, गर्मी ज्यादा है, एसी का मतलब कुछ और मत समझ लेना। ये कैसी है? एंडोडर्मल, एंडोडर्मल चलेगा। तो बॉडी वॉल एक्टोडर्मल, और ये एंडोडर्मल एलिमेंट्री कैनाल। हाँ जी, बताइए मुझे फटाफट, फ्लैट वर्म प्लेटीहेल्मिंथेस में मीजोडर्म प्रेजेंट होती है या एब्सेंट होती है? अभी तक तो जनरल बात बताई मैंने, अभी स्पेशल बात बता रहा हूं। हाँ जी, मीजोडर्म प्रेजेंट की एब्सेंट? जल्दी बोल, जल्दी बोल, लड़के जूता निकाल तू मेरा, जल्दी बोल। हाँ, नहीं एब्सेंट बोला है उसने, है? अरे भाई अभी तो थोड़ी देर पहले तो पढ़ाया यार, प्लेटीहेल्मिंथेस, फ्लैटवर्म्स ऑनवर्ड्स, सारे एनिमल कैसे हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो मिडिल लेयर मीजोडर्म भी होगी ना। अब सुनो तो सही, इनमें क्या होता है? द स्पेस प्रेजेंट बिटवीन बॉडी वॉल एलिमेंट्री कैनाल, बॉडी है फ्लैट, बिल्कुल लीफ लाइक, पेड़ों की पत्तियों की तरह,
जगह है ही नहीं, समझ गए? तो बॉडी वॉल एलिमेंट्री कैनाल के बीच स्पेस ही बहुत कम होता है, और जो भी थोड़ा बहुत स्पेस होता है उस सबको ऑक्यूपाई कर लेता है कौन? मीजोडम, मीजोडर्मल मास। तो स्पेस प्रेजेंट बिटवीन बॉडी वॉल एंड एलिमेंट्री कैनाल, इट इज ऑक्यूपाइड बाय, किसने ऑक्यूपाई कर लिया? बोल के बताओ मुझे। मीजोडर्म, सॉलिड मीजोडर्मल मास, मीजोडर्मल टिश्यू है, सॉलिड मीजोडर्मल टिश्यू, सॉलिड मीजोडर्मल मास, इसने ऑक्यूपाई कर लिया। अब मुझे बोल के बता दो सब लोग, देखो एक बार फटाफट देखो, अगर कोई आपको ये फ्लैटवर्म दे दे कि ये पकड़ भाई एक फ्लैटवर्म, ठीक है, और इसका क्रॉस सेक्शन ले, अब तू इसको ऐसे काट रहा है, इसकी स्लाइस काट रहा है यूं घर बैठ करके, ऐसा कटेगा जैसे खीरा काट रहा है, समझ रहे हैं? जब इसको काटोगे कोई फ्लूइड बाहर आएगा क्या? फ्लूइड फिल्ड स्पेस है क्या बॉडी वॉल एलिमेंट्री कैनाल के बीच में? नहीं। हम कहते हैं फ्लैटवर्म्स हैव सॉलिड बॉडी स्ट्रक्चर। तो बॉडी कैविटी प्रेजेंट की एब्सेंट? बॉडी कैविटी बोलो एब्सेंट। सीलोम भी क्या होगी फिर? एब्सेंट। तो ये एनिमल्स कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? एसिलोमेट। तो वर्ड एसिलोमेट का मतलब ए मींस है विदाउट, और सील का मतलब है सीलोम। तो वर्ड का मतलब तो होता है एनिमल्स विदाउट सीलोम, लेकिन मैं अगर सच बोलूं तो सुनो, इनमें बॉडी कैविटी भी क्या होती है? एब्सेंट। तो एक्चुअली इनमें बॉडी कैविटी भी एब्सेंट है। तो एनिमल्स विदाउट बॉडी कैविटी और सीलोम, दे आर कॉल्ड एसिलोमेट। बोलो ये बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी? मतलब सीलोम होने के लिए दो कंडीशन है, बताइए फ्लैटवर्म में पहली कंडीशन ये एप्लीकेबल है या नहीं है? नहीं। जब बॉडी कैविटी नहीं है तो मेजोडर्मल लाइनिंग की बात ही नहीं करेंगे, मतलब सीलोम प्रेजेंट एब्सेंट है, एब्सेंट, कोई कंडीशन अप्लाई नहीं हुई। बॉडी कैविटी बोलोगे तब भी एब्सेंट, सीलोम बोलोगे तब भी एब्सेंट। आगे बढ़ जाऊं, अब इससे नेक्स्ट फाइलम कौन है बोल के बताओ, जल्दी बोलो। एस्केलमेंथीज। एस्केलमेंथीज में क्या होता है? इलोंगेटेड सिलेंड्रिकल बॉडी होगी पेन की तरह, क्रॉस सेक्शन लोगे तो कैसे अपीयर होंगे? राउंड। तो यहां स्पेस होगा, बॉडी वॉल एलिमेंट्री कैनाल के बीच में स्पेस होगा, समझ गए? ये स्पेस है, फ्लूइड फिल्ड स्पेस है, मुबारक हो, पहली कंडीशन अप्लाई होगी। मतलब बॉडी कैविटी बोलोगे तो क्या है? प्रेजेंट, कम से कम फ्लूइड फिल्ड स्पेस है, बॉडी कैविटी तो है। अब मीजोडम की क्या स्थिति बताओ? मीजोडम होती है? हाँ होगी ना यार, प्लेटियलमेंथीज में तो उसमें भी होगी। यहां सॉलिड मास के फॉर्म में थी, इनसे इवॉल्व हुए राउंड वर्म्स, तो राउंड वर्म्स में ये मीजोडम किस फॉर्म में आ गई? जल्दी बोलो। छोटे छोटे पाउचेस के फॉर्म में। तो मीजोडम बिल्कुल होती है, लेकिन कैसे? पाउचेस के फॉर्म में, पैकेट्स के फॉर्म में। ये मीजोडर्मल पैकेट्स है जो स्केटर्ड पड़े हुए हैं, बिखरे पड़े हुए हैं। कहां पड़े हुए हैं? देखो इधर, एक्टोडम एंडोडम के बीच में पड़े हुए हैं। ये मीजोडर्मल पाउचेस है, मीजोडर्मल पैकेट्स, सुनते जाना ध्यान से, मीजोडर्मल पैकेट्स, ये स्केटर्ड पड़े हुए हैं, ध्यान से सुनते जाओ। मीजोडर्मल पैकेट्स स्केटर्ड पड़े हुए हैं, ठीक। देखो एक बार क्रॉस सेक्शन लो इसका, ऐसे काटोगे तो बोलो फ्लूइड बाहर आएगा कि नहीं? फ्लूइड बाहर आएगा, बिल्कुल आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? देखो पहली कंडीशन तो एप्लीकेबल है, बॉडी कैविटी तो है, ये बॉडी कैविटी तो है, लेकिन क्या ये मीजोडर्म से लाइंड है? क्योंकि मीजोडर्म लेयर नहीं बना रही, लाइनिंग नहीं बना रही, बॉडी वॉल एलिमेंट्री कैनाल को लाइन नहीं कर रही। किसके फॉर्म में पड़ी हुई है? पैकेट्स के फॉर्म में, पाउचेस के फॉर्म में पड़ी हुई है। तो मीजोडर्मल लाइनिंग नहीं है, तो क्या इसको सीलोम बोल सकते हो? जल्दी बोलो। पहली कंडीशन तो अप्लाई हुई, दूसरी वाली नहीं, तो इसको सीलोम नहीं बोलते। पता है क्या कहते हैं इसको? स्यूडोसील। स्यूडोसील का मतलब क्या हुआ? फॉल्सिलम। क्यों नहीं बोला इसको ट्रू सिलम? बताना, ट्रू सिलम क्यों नहीं है? अच्छा फिर फॉल्स भी क्यों बोला? फॉल्स भी क्यों बोला बताना, फॉल्स भी क्यों बोला? इससे आगे है अर्थवम। दोनों में से किसी का भी क्रॉस सेक्शन लो, बोलो फ्लूइड बाहर आएगा कि नहीं? जो अंदर फ्लूइड है, यहां जो फ्लूइड है, बोलो बॉडी की शेप को मेंटेन कर रहा है कि नहीं? इन राउंड वर्म्स में और इससे अगले फाइलम अर्थवर्म में कोई स्केलेटल एलिमेंट नहीं है। जो ये फ्लूइड है, ठीक है, ये फ्लूइड ही बॉडी की शेप को, बॉडी फ्लूइड ही बॉडी शेप को मेंटेन करता है। और दूसरी बात सुनिए, बोलो इंटरनल ऑर्गन के लिए शॉक ऑब्जर्व का काम करेगा कि नहीं? जल्दी बोलो। बिल्कुल करेगा। इसका मतलब ये जो कैविटी है ना, इट लुक्स लाइक सीलम, इट वर्क्स लाइक सीलम। ये बॉडी शेप को भी मेंटेन कर रहा है, इंटरनल ऑर्गन के लिए भी शॉक ऑब्जर्व का काम कर रहा है। बिल्कुल उसी के जैसा दिखता है, उसी के जैसा काम करता है, बट सीलोम नहीं है ये। क्यों नहीं है? क्योंकि मीजोडम से लाइंड नहीं है। दैट्स वाई इसको क्या बोल दिया? स्यूडोसील। स्यूडोसील बोले तो क्या? स्यूडोसील बोले तो क्या? जल्दी बोलो। स्यूडोसील बोले तो क्या? फॉल्सिलम। स्यूडोसील का मतलब क्या होता है? फॉल्सिलम। तो स्यूडोसिलोमेट का मतलब होता है एनिमल्स विद फॉल्सिलम।
क्या होती है भाई फॉल्सिलम? बोल के बता, मुझे फटाफट बोल के बता दो। बॉडी कैविटी विदाउट मेसोडर्मल लाइनिंग। बॉडी कैविटी, जल्दी बोलो, विदाउट, बिल्कुल, मेसोडर्मल लाइनिंग। लड़के मैं जा रहा हूं, चला जाऊं क्या? खत्म होगी कहानी क्या? नो सर, खत्म होगी कहानी? एक बार देख लो वापस। हाँ भाई, 3 फाइलम एक साथ लेके चले थे हम, एक बार फटाफट देखो। ए सिलोमेट 3 कैटेगरी बनाई हमने, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ बॉडी कैविटी और सीलोम के बिहाफ पर, ठीक है। ए सिलोमेट, सीडो सिलोमेट, और थर्ड में स्लाइड चेंज करूंगा तो लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा जल्दी ये बोल के बताओ। ये कौन सा है? ये थर्ड कैटेगरी है, सीलोमेट। सीलोमेट मतलब क्या होता है? एनिमल्स विद ट्रू सिलम, विद सिलोम और ट्रू सिलोम। क्या होती है ट्रू सिलोम? बोल के बताओ, बोलिए। बॉडी वॉल एलिमेंट्री कैनाल के बीच में फ्लूइड स्पेस है, बॉडी कैविटी है, हाँ जी है। क्या मेसोडर्म से लाइंड है? हाँ लाइंड है, ठीक है। तो दे हैव ए फ्लूइड फिल्ड स्पेस व्हिच इज लाइंड बाय मेसोडर्म ऑन बोथ साइड, सो इट said टू बी सीलोम। तो ड्यूरिंग कोर्स ऑफ इवोल्यूशन सीलोम अपीयर्ड फर्स्ट इन, जल्दी बोलिए, एनालिड्स। तो सिलोमेट एनिमल कौन कौन से हुए? एनालिड से लेकर कॉर्डेट तक सारे एनिमल सिलोमेट होंगे। डन, चलेगा? ठीक। इवोल्यूशन की खुशबू आई कि नहीं? इवोल्यूशनरी एडवांसमेंट दिखा कि नहीं दिखा? जबरदस्ती टाइम हो रहा है सर, हाँ आई आई आई। कुछ नहीं आई, इधर देखो। फ्लैट वर्म्स में मेसोडर्म किस फॉर्म में थी? मास के फॉर्म में। इनसे आए राउंड वर्म किस फॉर्म में आ गई? पैकेट्स के फॉर्म में। इनसे आए एनलिड्स और अर्थवर्म किस फॉर्म में आ गई? लेयर के फॉर्म में। तो मेसोडर्म इवॉल्व होती हुई दिख रही है कि नहीं? पक्का? अब बात आती है एग्जांपल्स की। तो यार एक बात बताओ, जब प्लेटी हेलमिंथीज में ही बॉडी कैविटी और सीलोम नहीं है, तो उससे पहले तो भूल ही जाओ ना, उससे पहले वालों में तो बिल्कुल ही ना होगी। तो एसिलोमेट एनिमल्स कौन से होते हैं बोलिए? अगर मैं इसको अप टू प्लेटी हेलमिंथीज लिखूं तो चलेगा? अप टू प्लेटी हेलमिंथीज एसिलोमेट होते हैं। पूरे एनिमल किंगडम में एक ही फाइलम है जो सीडोसिलोमेट है। कौन सा फाइलम है? बोल के बता दो, कौन सा फाइलम सीडोसिलोमेट है? बोलो। एस्केलमेंथीज। एस्केलमेंथीज ग्रुप में याद रखना, बॉडी कैविटी तो प्रेजेंट है लेकिन उसको सीलोम नहीं कह सकते। और इससे नेक्स्ट फाइलम कौन सा है? एनेलिडा। तो एनलिड से लेकर कॉर्डेट तक सारे एनिमल्स कैसे हैं? जल्दी बोल के बताइए। सीलोमेट विद ट्रू सिलम, एनलिड्स टू कॉर्डेट्स, एनलिड्स टू कॉर्डेट, ठीक है। एनलिड्स टू कॉर्डेट, ये सारे एनिमल्स कैसे होंगे बताइए? ये सब एनिमल्स सिलोमेट एनिमल होंगे। मतलब उनमें बॉडी कैविटी प्रेजेंट है कि एब्सेंट? पहली कंडीशन एप्लीकेबल है कि नहीं? एनलिड्स ऑनवर्ड्स, एनलिड में सुना दो, है। मेसोडर्म से लाइंड है, बिल्कुल है। तो सीलोम कह सकते हैं? हाँ बिल्कुल कह सकते हैं। समझ गए? तो उनमें बॉडी कैविटी बोलोगे तब भी प्रेजेंट, सीलोम बोलोगे तब भी प्रेजेंट। इधर प्लेटी हेलमिंथीज में बॉडी कैविटी बोलोगे तब भी एब्सेंट, सीलोम बोलोगे तब भी एब्सेंट। सिर्फ ध्यान किस में रखना होता है? राउंड वर्म्स में, निमेटोड्स में, एस्केलमेंथीज में। क्यों? क्योंकि यहां पर बॉडी कैविटी तो प्रेजेंट है लेकिन इसको सीलोम नहीं कह सकते। क्या कहते हैं इस बॉडी कैविटी को? स्यूडोसीलोम, फॉल्सिलम, ठीक है। ओनली फाइलम जो सीडोसिलोमेट होता है वो कौन है? एस्केलमेंथीज और निमेट हेलमेंथीज, ठीक है बच्चे। तो आज जाके बढ़िया से इसको पढ़ लेना, समझ लेना। एक बार जो पढ़ा दूंगा उसमें से क्वेश्चन तुम्हारा गड़बड़ नहीं होगा, इस बात की गारंटी है, ठीक है। बशर्ते कि आप डेली क्लास आए और सिंसियर रहें, ठीक है। हाँ जी, 2 चीजों से बचना है। लास्ट क्लास में भी अपन ने बात की थी, एक तो इधर उधर की संगति से और दूसरा मोबाइल से, मोबाइल पे टाइम वेस्ट करने से। 2 चीजों से अगर बच गए तो बहुत कुछ कर लोगे, ठीक है ना। कभी स्माइल भी दे दिया कर, है। चले बच्चे, बाय। सर को मैं बोल दूंगा 5 मिनट लेट आएंगे।